इसको भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप जेड बना देना, इसका सिंपल सा ट्रिक है सर, आप जेड बना दो। जेड समझते हो ना, एक्स वाई जेड समझते हो ना, जेड सर जेड बनाओ। देखो ध्यान से, इसको इधर गए, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, तो जेड के जो कोने कोने हैं ना, उस अगर संगत कोण की पहचान भूल जाओ तो आप क्या बना देना सर, एफ बना देना। एफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको एफ नजर आएगा, दिख रहा है एफ। इसमें कह रहा है एल और एम समांतर है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ यार, है ना, ये वाला कोण अगर मुझे पता लग जाए तो एक हो गया सर ये गुलाबी वाला टुकड़ा, है ना, इसको मैं बोलता हूँ सर ये चलो वाई डिग्री का है। अब पता लग गया ना आपको किन दोनों की बात कर रहा हूँ, एक ये गुलाबी वाला हिस्सा सर, है ना, और एक ये नीला वाला हिस्सा। ऐसे कोण जो एक दूसरे के साथ साथ हों और उनमें एक जो उनका शीर्ष है वो उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों कोणों के पास वही हो, और कोई एक भुजा। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 6 है मैथ का, यानी कि रेखाएं और कोण, इसका वन शॉट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, अंजाम बैच के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे समझेंगे पहले, यानी कि पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ताकि आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर पाओ। पहले मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आपका, ठीक है ना, यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट है सब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर पहले से नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 9th में हैं, साइंस का पेड बैच लेना चाहते हैं तो आप प्रगति बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस जो अंजाम बैच चल रहा है आपका यूट्यूब पे जो फ्री है, यहाँ पे भी मैं साइंस आपको पूरी पढ़ाऊंगा, बट फिर भी अगर कोई पेड बैच लेना चाहता है, व्हाट्सअप पे मुझसे अपने पर्सनल डाउट्स पूछना चाहता है तो प्रगति बैच ज्वाइन कर सकता है। और अगर कोई क्लास 10th का बच्चा देख रहा है या फिर आपका कोई बड़ा भाई बहन है जो क्लास 10th में है, तो आप उसको RM बैच के बारे में बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास 10th की साइंस मिल जाएगी हिंदी मीडियम में। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं सर। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा मैं, कोणों के प्रकार से, है ना। देखो, क्योंकि इससे पहले की जो चीज़ें हैं वो आपको आती होंगी सर, है ना। बिंदु आप समझते हो, ठीक है ना, बिंदु का कोई भाग नहीं होता, ना लंबाई ना चौड़ाई, है ना। मैंने पेन से ऐसा एक डॉट बना दिया है, क्या ये एक बिंदु है, ठीक है, तो बिंदु आप जानते हो। ठीक है, अब रेखा आप जानते हो, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेखा। ठीक है, रेखा का कोई चौड़ाई नहीं होती है सर, सिर्फ लंबाई होती है, वो भी इनफाइनाइट, है ना, दोनों तरफ ये बढ़ती जाती है। इसको भी आप जानते हो, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। अब यहीं पे अगर मैं रेखा का ऐसे टुकड़ा निकाल लूँ, यानी रेखा का एक खंड निकाल लूँ सर, ये तीर हटा दूँ मतलब बस, है ना, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये रेखा खंड बन जाएगा। इसके बारे में भी आप लोग जानते हो, रेखा खंड के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ये रेखा खंड है सर। इसी तरह से अगर एक तरफ तीर हो, यानी कि एक तरफ बढ़ाई जा सकती है, एक तरफ इसका ये एंड पॉइंट आ गया, तो इसको बोलते हैं किरण, यानी कि रे, है ना। तो किरण के बारे में भी आप जानते हो, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो, है ना। ये क्या था सर, ये बिंदु था, तो बिंदु, रेखा, रेखाखंड, ये सब चीज़ें आप, ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझते हो पहले से ही, है ना। अभी मेनली आपको क्या पढ़ना था, रेखा और कोण के बारे में। तो रेखा आप जानते हैं, कोण क्या होता है सर। सोचो कि मैंने ना यहाँ पर एक किरण बनाई सर, ये किरण है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका एंड पॉइंट है, इस तरफ नहीं बढ़ सकती है, ठीक है, इस तरफ ही इसको बढ़ाया जा सकता है, तो ये क्या है, इसका एंड पॉइंट। ठीक, और इस तरफ क्या है सर, इसको बढ़ाया जा सकता है। अब सर ये अगर किरण है तो मान लो इस पॉइंट को मैंने कहीं पे फिक्स कर दिया और इसको रोटेट किया, इसको इससे घुमाया, है ना, इसको ऐसे घुमाता हुआ ऊपर ले गया, है ना। मान लो मैंने इसको इतना घुमा दिया, शुरुआत में यहाँ पे थी, फाइनली मान लो यहाँ पे आ गई, तो कितना मैंने घुमाया है वही क्या बताएगा कि कितना कोण बना है। ठीक है, जब हम इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, यानी कि इस तरह से घुमाया जाएगा जब भी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी जो कोण बनेगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अगर सोचो ये ऐसे थी और मैंने इसको नीचे की तरफ घुमा दिया होता, यानी कि मैं घुमा के ऐसे ले आता, तो कितना ये रोटेट हुई है, मतलब कितना इसने कोण बनाया, जो भी कोण आता वो नेगेटिव आता। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आप क्लास 11 के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, कब कोण पॉजिटिव होता है, कब कोण नेगेटिव होता है, वगैरह वगैरह। फिलहाल आपके सिलेबस में जो भी कोण आपको पढ़ने हैं वो सारे धनात्मक वाले हैं। ठीक है, या तो 0 डिग्री पढ़ोगे या धनात्मक कोण पढ़ोगे, अभी आप नेगेटिव वाले नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर अगर मैं बात करूँ कोणों के प्रकार की, यहाँ से अपना मेन चैप्टर चालू होता है। अभी जो मैंने बताया वो सब तो, है ना, आपसे पूछेंगे नहीं, वो सबको बारे में शायद आपको पता भी रहा होगा पहले से। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है न्यून कोण की। न्यून कोण का क्या मतलब होता है सर, एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक ऐसा कोण, मान लो यहाँ पर ये कोई कोण है x, ठीक है, तो जो x का माप होना चाहिए अगर वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये न्यून कोण है। तो न्यून कोण के बारे में आपको पता है,
ठीक है, न्यून कोण के बारे में आपको पता है। इसी तरह से सर समकोण, ये मैं जल्दी जल्दी बता चलूँगा क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले से आती हैं, है ना, तो मैं फटाफट बता के भी मेन कॉन्सेप्ट आगे हैं। ठीक, समकोण की अगर मैं बात करूँ तो समकोण का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जिसका एग्जैक्ट मान 90 डिग्री के बराबर हो, है ना। तो जैसे मतलब ये जो कोण है सर y, अगर ये मान लो एग्जैक्टली 90 के ही बराबर है, 90 डिग्री से कम 90 डिग्री से ज़्यादा, एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं समकोण यानी राइट एंगल। ठीक है, इसी तरह से अधिक कोण की अगर मैं बात करूं तो अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से, और 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो उस कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। यहाँ तक की चीज़ भी आपको समझ में आती होगी सर, ठीक है ना। तो देखो जो कोण जितना बड़ा होता जाएगा ये किरण उतनी दूर होती जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर था, ये इतना घुमाया, अभी ये 90 से कम घुमाया, ये बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा आ जाएगा, तो समझ लो ये आपने जो घुमाया है, रोटेशन करी है, वो 90 डिग्री कर दी है ना। अब मान लो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री था, अब इससे आगे ले गए आप थोड़ा और, है ना, थोड़ा और आगे ले गए आप यहाँ तक, तो ये 90 से ज़्यादा चला गया। ठीक, अब अगर ये मान लो बिल्कुल सीधी रेखा ही बन जाए, मतलब इधर से आपने घुमाया था, ये किरण घुमा के लाया और आपने इधर रखा, और ये पूरी की पूरी एक सीधी रेखा ही बन जाए, तो ये जो कोण होता है ये होता है 180 डिग्री का। आपने पढ़ा भी होगा, सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। ये जो 180 डिग्री का कोण है इसको ही हम बोलते हैं ऋजु कोण। कहीं कहीं पे आप देखोगे इसको सरल कोण भी बोला जाता है, क्योंकि सरल रेखा पे बना है, इसीलिए इसको हम सरल कोण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सरल कोण बोलो या ऋजु कोण बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री, ना 180 से कम ना 180 से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद आता है सर 180 से बड़ा और 360 से छोटा अगर हो, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, जैसे कि ये बाहर वाला कोण सर, मतलब अब मान लो शुरुआत में किरण यहाँ पे थी, शुरुआत में यहाँ पे थी, इसको रोटेट किया गया ना, घुमाते घुमाते घुमाते, अब फाइनली इस बार यहाँ रखा गया है। तो मैं अब इस कोण की बात कर रहा हूँ। ये जो कोण है सर, ये क्या है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, है ना। एक होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण, जो कि होता है 360 डिग्री का, है ना। अगर मैं जहाँ पे किरण पहले थी, है ना, उसको ऐसे घुमाता 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 वापस से वहीं पे ले आऊँ, तो ये जो कोण बनेगा, यानी पूरा, जब पूरा एक सर्कल बन जाए, पूरा एक कंप्लीट चक्कर हो जाए, तो जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। समझ में आ गया। एक शून्य कोण होता है मतलब 0 डिग्री का, जब हमने कुछ किया ही ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई, रोटेट ही ना किया हो, शुरुआत में भी वहीं थी, फाइनली भी वहीं है। ठीक है, और बिना घुमाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी शुरुआत में भी थी, फाइनली है, लेकिन घुमाने के बाद है। ठीक है, तो जब बिना घुमाया होगा तो वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो होगा घुमा के फिर वहीं ले आए तो वो 360 डिग्री होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है सर, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। अब यहाँ से ये मेन चैप्टर चालू होता है, यहाँ से ये मेन चैप्टर चालू होता है। जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं वो यहाँ से है, समझो। पहला आपको पढ़ना है आसन्न कोण, जिनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं वो समझ लो थोड़ा। ठीक है, देखो ऐसे कोण जो एक दूसरे के साथ साथ हों और उनमें एक जो उनका शीर्ष है वो उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों कोणों के पास वही हो, और कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखो जब आप कोण बनाते हो ना सर, आप कोई भी कोण बनाओगे, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, मतलब ये अगर कोण है तो ये जो आपको बिंदु दिख रहा है ये क्या है, ये इसका शीर्ष है सर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोण का शीर्ष। यहाँ तक बात समझ में आई। ये जो होती है ये है इसकी भुजा पहली वाली, और ये है इसकी दूसरी भुजा। यानी कि जब एक कोण बनाया जाता है सर, है ना, प्लेन एंगल, तो उसमें एक शीर्ष होता है और दो भुजाएं होती हैं। भुजाओं को कितना रोटेट किया गया उसी को नाप के बोला जाता है कि भाई इतने डिग्री का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या कहा कि एडजेसेंट एंगल की अगर हम बात करेंगे, यानी आसन्न कोण की अगर हम बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, आसन्न कोण वे दो कोण होते हैं जो एक दूसरे के बगल में होते हैं, जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये वाला कोण अगर आप देखें सर, ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण भी आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों कोण एक दूसरे के अगल बगल में है ना। ये वाला कोण देखो ये रहा, ये वाला कोण देखो ये रहा, और इसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा वाला कोण देखो ये रहा। अब आप देखोगे तो जो नीचे वाला कोण बन रहा है, इसको मैं एक कलर देता हूँ तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इधर वाला कोण है यानी ये पीले वाला, और जो इधर वाला कोण है यानी कि ये गुलाबी वाला, है ना। इन दोनों में ही जो बी है शीर्ष है, यानी कि जो बी शीर्ष है वो दोनों में उभयनिष्ठ है।
तो इसीलिए बोला गया था कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों के पास एक जैसा ही हो, है ना। तो यही शीर्ष इस पीले वाले कोण के लिए भी, यही वाला शीर्ष इस गुलाबी वाले कोण के लिए भी, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि जो भुजा बी डी है सर, बी डी, ये जो भुजा है, ठीक है, यही भुजा इस पीले वाले कोण में भी आ रही है। हालांकि इसमें बी सी भी आ रहा है, लेकिन ये वाली भी आ रही है। और ये जो कोण है इसमें ये वाली भुजा तो आ रही है, ठीक है, लेकिन ये भी आ रही है। तो मतलब जो बी डी भुजा है सर, ये जो बी डी है ये दोनों के पास है, इसके पास भी उसके पास भी। तो मतलब क्या हो गई, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और याद रहे कि एक कंडीशन और है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ओवरलैप नहीं करने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए, है ना, एक दूसरे को थोड़ा सा भी ना ढकें, ठीक है। ये बिल्कुल अलग दिखे, ये बिल्कुल अलग दिखे, तभी हम इसको बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब देखो कोणों को लिखा कैसा जाता है, अगर आप इनके नाम लिखना चाहोगे तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि देखो कैसे लिखा जाएगा। अगर मेरे पास देखो ऐसे कोण एक बन गया, है ना, ध्यान से देखना, कोणों का नाम जब आप लिखते हो ना, इनका जो नाम लिखते हो, तब भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई कोण है तो उसकी नेमिंग आप कैसे करोगे। इनको अलग अलग तरीके होते हैं इनके नाम लिखने के सर। जैसे देखो कि यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट का नाम ए है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोण का निशान बनाओगे ऐसे, इसको आप कोण ए बोल सकते हो। ऐसे इसका नाम लिखोगे तो भी सही है। इसको आप बोल सकते हो बी ए सी, क्या बोल सकते हो, बी ए सी, कोण बी ए सी, ऐसे लिख दोगे तो भी सही है। एक और तरीका है सर, कोण का निशान बनाया और सी ए बी, ठीक है, सी ए बी लिख दोगे, ऐसे भी सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खास बात आपको क्या नज़र आ रही होगी सर, खास बात ये नज़र आ रही होगी आपको, यहाँ पर खास बात ये नज़र आ रही होगी कि जो शीर्ष है जिसपे कोण बना है ना, जो कि ए है, या तो अकेला उसे लिख दो, जैसे यहाँ पे सिर्फ ए लिख दिया तो समझ में आ जाएगा इस कोण की बात हो रही है। अगर आपको तीनों अक्षर लिखने हैं, ये तीनों अक्षर लिखने हैं, तो बस इतना याद रखना है कि जो शीर्ष पे आ रहा है यानी कि ए, वो बीच में आएगा। यहाँ पे देखोगे बी और सी किनारे पे है, ए बीच में है, यहाँ पर भी बी और सी किनारे पे है, ए बीच में है। तो यहाँ पे नेमिंग करने का तरीका ये होता है सर कि या तो डायरेक्ट वो अक्षर लिख दो जिसपे शीर्ष है, यानी कि उसी को कोण बोल दो, कोण है, या फिर किनारे से आओ, बी से ए पे गए, सी की तरफ निकल लिए, यानी कि ये वाला कोण बताएगा ये, या फिर सी से ए पे आओ, बी की तरफ निकल लो, सी से ए की तरफ आओ, बी पे निकल लो, सी ए बी, या फिर ये नाम होगा, ठीक है। अभी आपको ये कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ेंगे तब कन्फ्यूजन होगा। अब आप सोच सकते हो कि अगर एक अक्षर से नाम लिखा जा सकता था, फिर ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी, है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, तो मैं उनको बता देता हूँ सर। देखो, जब तक यहाँ पर सिर्फ एक ही कोण दिख रहा है कोई झंझट नहीं है, सिंपली हम इसको कोण ए भी बोल देते हैं, है ना, सिंपली हम बोल देते हैं। लेकिन सर यहाँ पे अगर आओगे, है ना, सोचो कि अगर मैं यही चीज़ यहाँ ना बोल के वहाँ बोलूँ, है ना, इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, अब अगर मैं कोण बी बोलूँगा ना सिर्फ, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ कोण बी बोलूँगा तो सामने वाला कन्फ्यूज हो जाएगा कि यार बी किसको बोल रहे हो। देखो ना, ये भी बी पे बना हुआ है, ठीक है, ये भी बी पे बना हुआ है, ठीक है, और ये पूरा बड़ा वाला अगर हम कोण देखें, यानी कि पूरा ये भी बी पे ही बना हुआ है, तब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अब यहाँ कन्फ्यूजन, यानी अब इस तरह से लिखने पे पूरा सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं एक से ज़्यादा अक्षर यानी तीनों अक्षरों का इस्तेमाल करूँ, जब मैं तीनों अक्षरों का इस्तेमाल करूँगा तो कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ पे नहीं होगी। देखो ज़रा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं मान लो इस पीले वाले कोण का नेमिंग करना चाहता था, पहले मैं सिर्फ बी लिख रहा था, कोण बी, समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ सी बी डी, मैंने लिखा कोण सी बी डी। अब पढ़ने वाले को पता लग जाएगा कि मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ। कैसे सर? जिसको नहीं पता लगाना आता वह समझ लो, जहाँ से आप चले हो और कहाँ पे गए हो पहले उसको नोट करो। सी से बी पे गए हो तो मतलब सी से आओ, बी की तरफ एक तीर मार दो, ये एक तीर मार दिया। फिर सी से बी पे पहुँचने के बाद बी से किसकी तरफ गए हो, डी की तरफ, यानी बी से डी की तरफ निकलो, एक तीर मार दो, इन दोनों तीरों को मिला दो, तो यानी कि हम इस कोण की बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बात, है ना। यही चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती थी, यही चीज़ जो मैंने आपको भी नाम बताया दूसरा, यानी कि डी बी सी भी लिख सकते थे, कोण डी बी सी भी लिखा सकता था। डी से बी की तरफ, है ना, डी से बी की तरफ एक तीर मारा और फिर बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ एक तीर मार दिया,
है ना। तो इन दोनों को मिला दो, अभी भी देखो वही कोण है, इसीलिए ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों एक ही एंगल है, सेम एंगल को ये डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप कोई भी और देख लो सर, कोई भी और आप देख लो, है ना, आप कोई भी और देख लो। पहले एक बार मैं इसको, है ना, क्लियर कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन कठिन लगते हैं ना, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें मज़ा भी बहुत आता है। देखो अगर मैं इस ऊपर वाले, ठीक है, का नाम लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इस ऊपर वाले का नाम लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना जरा, है ना, यानी इस गुलाबी वाले का इसका नाम लिखना चाहूँ तो फिर से अगर मैं सिर्फ बी लिखूँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे, कोण बी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा ए से बी पे गए, फिर डी की तरफ निकल लिए, यानी कि ए बी डी, है ना, कोण ए बी डी, ठीक है, ए बी डिविलियर बन गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा सर, ए से बी पे गए हो ना, ए से किसकी तरफ गए हो, बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ एक तीर मार दिया, बी से किसकी तरफ निकले हो, डी की तरफ, बी से डी की तरफ एक तीर मार दिया, एक आता हुआ तीर एक जाता हुआ तीर, इन दोनों को मिला दिया, यानी ये वाला कोण है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ, एक ही बात रहती है। ये मत सोचना कि जितना दूर मिलाएंगे उतना बड़ा कोण बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोण ये वही रहता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर मुझे इस पूरे कोण का नाम लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। इस पूरे कोण का नाम मैं लिखूंगा, ए से बी की तरफ आया, फिर बी से सी की तरफ निकल गया, इन दोनों को मिला दिया, यानी कि तब मैं लिखूंगा कोण ए बी सी या फिर सी बी। तो अब मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सर आपको ये नाम वाम लिखना आ गया, ठीक है, नाम वाम आपको लिखना आ गया, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। जिनको नहीं आता था, वैसे ज़्यादातर बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं भी आता था कोई शर्म वाली बात नहीं है, सब कभी ना कभी सीखते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई अगर आपको, ठीक है, कि आसन्न कोण क्या होते हैं, कोणों के नाम कैसे लिखते हैं, कोण क्या होते हैं, और जो इससे पहले मैंने आपको चीज़ें समझाई है ना, ये कोणों के बेसिक टाइप्स। अगर आपको इतना देखो, होता क्या है कि जब हम मान लो किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, किसी भी चीज़ में आप कमज़ोर हो, ठीक है, चाहे पढ़ाई की बात हो या और कोई फील्ड हो, कोई खेल हो, ठीक है, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको पहले जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स वो अपने मजबूत करने होते हैं। और बेसिक्स में भी आप क्या करते हो सर, बिल्कुल आसान सी चीज़ों को सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। एक टाइम पे आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इतना कुछ सीख लिया है कि जिसको आप सिर्फ बेसिक चीज़ें कह रहे थे ना, उसको आपने इतना मजबूत कर लिया है कि अब आप उस कॉन्सेप्ट की या उस फील्ड से रिलेटेड कुछ एडवांस चीज़ों को भी करने लगे हो, और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाओगे। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, जिनको मान लो ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से भी नहीं आता था, अब अगर उन्होंने सिर्फ दिमाग में इतना भी बिठाया ना कि चलो ये चीज़ें तो मेरे को समझ में आ गई हैं, अब मैं इनको नहीं भूलूंगा, ठीक है, उसके बाद आसन्न कोण क्या होते हैं ये मेरे को समझ में आ गया, मैं ये नहीं भूलूंगा, नाम कैसे लिखते हैं ये मेरे को समझ में आ गया, ये नहीं भूलूंगा, बस इतना भी अगर आपने कर लिया ना, तो जब आप बाकी के जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे, आपके टीचर्स पढ़ा रहे होंगे स्कूल में या जहाँ पर भी आप देख रहे हो, कहीं लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन कहीं भी, तो कम से कम जब उन चीज़ों का जिक्र आएगा ना कि सर ने नाम लिख दिया कोण का DAB, तो आपको समझ में आएगा अच्छा DAB उसको बोल रहे हैं, क्योंकि आपको नेमिंग समझ में आ गई है। तो किसी के साथ जो बहुत आगे जा चुका है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा शुरुआत में, उसने भी पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखी होंगी और फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगा होगा, अच्छा भले पूरी बात नहीं समझ लेकिन इतना समझ में आ गया कि अच्छा ये वाला नाम बोला था उस कोण की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इतना आएगा ना, आपका इंटरेस्ट जागेगा, आपका कॉन्सेप्ट जागेगा, आपको लगेगा यार ये जो बोल रहे हैं ना वो मेरे से भी रिलेटेड है, मुझे भी तो समझ में आ ही रहा है ना। दिक्कत तब होती है जब आपको बिल्कुल कुछ समझ में ही ना आए, जब सब कुछ समझ में ना आए वो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है ना। तो वैसे थोड़ा समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, उसे सीखो, आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा उसको रिवाइज करो, समझ में आती रहेंगी चीज़ें। अब देखो जैसे रैखिक युग्म है ना, कोणों का रैखिक युग्म, युग्म मतलब समझते हो सर, युग्म का मतलब समझते हो क्या सर? युग्म का मीनिंग होता है जोड़ा, युग्म का मीनिंग क्या होता है? जोड़ा होता है सर, पेयर, है ना, जोड़ा यानी कि पेयर। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो समझ में आ गया होगा कोण है उनका जोड़ा है, लेकिन ये कैसे है? रैखिक युग्म है, यानी कि रेखा पे बने हुए जोड़े। कहने का मतलब क्या होगा सर कि एक कोई रेखा बनी होगी, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, एक कोई रेखा बनी होगी सर। क्या बनी होगी? रेखा। आप देखो, अगर मैं क्या बोला था अभी कि आपको कुछ बेसिक बातें भी पता हैं और कोई आपको बिल्कुल ही अलग चीज़ पढ़ा रहा है, लेकिन वो जब कोई बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलकर बना होगा। अब जैसे मैं ये आपको समझाऊंगा तो इसमें रेखा आएगा, तो कुछ ना आने से अच्छा है कि अगर आपको रेखा के बारे में पता है तो भी आपको लगे यार रेखा तो मुझे पता है, चलो ठीक है ये स्टेप समझ में आ गया। रेखा, जोड़े का मतलब मुझे पता है क्योंकि आपने बचपन में से बहुत बार सुना होगा जोड़ा, पेयर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रेखा है और इस पर जोड़े बना दो कोणों के। मतलब क्या, इसको कहीं से, ठीक है, मतलब क्या सर, ये कोई कोण हुआ, ये कोई कोण हुआ, और रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है अभी मैंने आपको समझाया। देखो मैं रिलेट करवा रहा हूँ अपनी बात को। मैंने कहा ना कि अगर आपको ये बेसिक बातें पता हैं
तो इन्हीं से मिल मिल के बाकी कॉन्सेप्ट बनेंगे सर। रेखा क्या होती है आपको पता था, रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है, ये मान लो आपको पता था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपको आ गया, भले आगे कुछ नहीं आता तो भी आगे की चीज़ समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है, आपको पता था ना, इतना तो पता ना, पहले ये चीज़ें सीख लो। तो यार अगर ये 180 डिग्री, ध्यान से देखो जरा, कि अगर ये 180 डिग्री का कोण था, मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से इस कोण को ऐसे डिवाइड कर देता हूँ दो में। एक हो गया सर ये वाला टुकड़ा, एक हो गया सर ये वाला टुकड़ा, इसको मैं बोलता हूँ कि चलो ये x डिग्री का है। और एक हो गया सर ये गुलाबी वाला टुकड़ा, है ना, इसको मैं बोलता हूँ सर ये चलो y डिग्री का है। पता लग गया ना आपको किन दोनों की बात कर रहा हूँ, एक ये गुलाबी वाला हिस्सा सर, है ना, और एक ये नीला वाला हिस्सा। अब आप कहोगे सर देखो ना, हमें तो एक बात अपने आप ही समझ आ गई, चाहे आप बताओ भैंस की क्या मत बताओ, कि x और y को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। मैं कहूँगा ऐसे कैसे समझ में आ गए तुम्हें मेरे बताए बिना। आप कहोगे सर देखो अभी तो आपने कहा ना ये रेखा है, हमें समझ में आता है ये रेखा है। फिर आपने भी बताया था कि रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है ना। अब इनको अगर ऐसे बीच से डिवाइड कर भी दो कहीं से, तो दोनों को मिला के तो वापस से 180 बनना है। हमें समझ में आ गया, जादू देख रहे हो इसको, मतलब ऐसे ही चीज़ें समझ में आती हैं सबको। ठीक है, एकदम से कोई सब कुछ नहीं सीख जाता। जब आप ऐसे सीखोगे ना कि आपको जो पहले पता था उससे रिलेट कर करके आपने नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर आप नहीं भूलोगे, फिर आपका उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस जागने लगेगा। जिन बच्चों के साथ ये पहली बार हो रहा होगा ना, ऐसे विजुलाइज कर पा रहे होंगे, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और यकीन मानो मैं आपको इस चैनल पे इतनी बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं फालतू के जोक्स नहीं मारता, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें भी नहीं करता। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे लेक्चर्स उतने वायरल नहीं होते हैं, बट जिन्होंने समझा है, देखा है, उन्हें पता है कि अगर आप सच में समझना चाहते हो यहाँ पे, तो चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। वो मेरी काबिलियत है, मुझे खुद पे भरोसा है, बट आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, है ना। हर लेक्चर में लगभग मैं बात बोलता हूँ आजकल कि आपका अगर ध्यान यहाँ है तो मैं जो भी समझा रहा हूँ वो कैसे समझाना है वो जिम्मेदारी मेरी है। चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो या आसान चीज़ हो, आसान होगी तो समझ में आ ही जाएगी, कॉम्प्लेक्स चीज़ भी होगी ना सर, समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई कि यार ये जो कोण था, है ना, ये जो कोण था ये टोटल 180 डिग्री का था। तो अगर मैं कहीं से ऐसे डिवाइड कर भी दूँ तो भले दो टुकड़े हो गए, रहेगा तो ये 180 ना सर। आपके पास मान लो 100 रुपये का नोट था, आपने उसको 50-50 के खुले करवा लिया, 50-50 मिलके रहेंगे तो 100 ही ना। आपने दुकान वाले को कहा 100 के दो टुकड़े कर दो, मतलब दो खुले दे दो, 50-50 के दे दिए होंगे उसने, हो सकता है आपको, है ना, या 20-20 के 5 दे दे, तब भी वो 100 रहेंगे। तो कहने का मतलब है अगर ये 180 था, ध्यान से देखना मेरी सारी बातें, अगर ये 180 था तो अब मैं इसका एक टुकड़ा कर दूं, एक टुकड़ा कर दूं यहाँ से, अब मैं इसे कितने भी टुकड़े कर दूं सर, ये वाला कोण मान लो x है, ये y है, ये w है, ये z है, ये p है। तो अगर मैं p प्लस में z प्लस में y प्लस में क्या बच गया w, अच्छा w हो गया, y प्लस में x करूं, तब भी ये 180 आना चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल आना चाहिए सर, है ना भाई, 180 है। मान लो 180 रुपये का नोट नहीं होता, लेकिन मान लो अगर होता, अगर आपने 180 रुपये के नोट दिए होते और दुकानदार ने ऐसे टुकड़े कर दिए होते, आपको खुले दिए होते, सबको जोड़ के फिर से वही 180 रुपये ही बन जाते हैं ना। बस यहाँ पे 180 रुपये का नोट नहीं होता, बट समझने के लिए जैसे मैंने बताया, है ना, 180 डिग्री ही बनना है। अब हमारा इनसे तो मतलब नहीं है, क्योंकि ये पेयर नहीं है सर, क्योंकि ये जोड़े नहीं है, जोड़े में दो ही लोग आते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हुए, तो हमें ये चीज़ें तो कभी नहीं पढ़नी है, लेकिन ये चीज़ें भी याद रखना, काम आएंगी आगे। ठीक है, कि कितने भी टुकड़े कर दें सबको जोड़ के 180 आएगा, बट फिलहाल अगर ये जोड़ा हो तो तब भी 180 आएगा। ये वाला और ये वाला एंगल, ये x है, ये y है, तो x और y को जोड़ के सर आना तो 180 है। इसी को बोलते हैं हम लीनियर पेयर या रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म बोल दो, या इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर बोल दो साहब, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? अब कभी नहीं भूलोगे ना इसको। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े नकली क्वेश्चन आते हैं भैंस की आँख, देखते ही मार दोगे तीर कि देखो सर ये है इसका आंसर। मैंने कहा सर ये ये x है और ये वाला 120 है, x बता दो। अब आप कहोगे सर ये भी कोई सवाल है भैंस की आँख, है ना। अब हम इतना तो समझ चुके हैं देखो कि भैया x और 120 जोड़ोगे तो ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, ये सीधी रेखा, ये बताया गया है कि ये रेखा है, क्वेश्चन में बताया गया। तो रेखा पे बना कोण टोटल 180 रहा होगा, तो अगर ये 120 है तो x को 60 ही होना पड़ेगा, तभी 60 और 120 180 होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको करके दिखाने का तरीका, प्रोसीजर क्या होगा, इसको लिखोगे कि भाई 180 है, यहाँ लिख दोगे रैखिक युग्म, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस में जाएगा 120 और यहाँ बचेगा 60। आप अगर एक नंबर का सवाल है, आप डायरेक्ट दिमाग लगा के बता सकते हो 60 रहा होगा। आ रही है बात समझ में? तो इसमें अब क्या है ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है सर? ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाती हैं। कब? जब हमने जो पहले सीखा उसे नहीं भूल रहे हैं, जो आपने पहले सीखा वो याद रखते जाओ। आगे जो चीज़ें आपको टीचर पढ़ाने वाले हैं, आगे जो आपको चैप्टर मिलने वाले हैं, आगे जो कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, वो फिर
समझोगे ना जब उन्हें, तो पीछे वाली चीज़ें ही काम आती है, उनको ही रिलेट करना होता है। इवन किसी ने 9th अच्छे से पढ़ी है तो वो चीज़ें 9, 10th, 11, 12 सब में काम आएंगी बहुत सारी चीज़ें। अब ये वाली चीज़ जैसे आपने सीख ली ना, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, जब तक भी ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ये चीज़ यूज़ होती रहेगी। आप देख लेना, 12th हो जाए, M.Tech हो जाए, B.Tech हो जाए, PhD करने लग जाओ, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आया तो वहाँ पे आपको यही लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे x + y 180 होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं ना। तो इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म, यानी रेखा पे बने हुए आसन्न कोण। देखो ये आसन्न कोण ही है ना। मतलब क्या कि अगर मैं ये वाला कोण देखूँ और ये वाला कोण देखूं तो ये वाला कोण आसन्न कोण है, लेकिन ऐसे आसन्न कोण है जो रेखा पे बने हुए, इनको बोलते हैं रैखिक युग्म। आसन्न कोण भी समझ में आया था ना, बगल बगल वाले कोण जिनमें एक भुजा कॉमन हो और बिंदु जो शीर्ष है वो कॉमन हो। खैर अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है सर, तो अब चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है अपना वो क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख यानी जिनके जो शीर्ष हैं वो अभिमुख हो, मतलब उल्टे की तरफ हो। जैसे एक कलर दूसरा लेते हैं, जैसे ये जो रेखा है सर, है ना, चलो यहाँ बनाता हूँ, उस पर खींच भी जाएगा। ये मान लो, ये मान लो, है ना, ये दो रेखाएं हैं सर, ये दो रेखाएं हैं। इसको बोल देता हूँ रेखा 1, लाइन 1, है ना, इसको बोल देता हूँ लाइन 2। जब भी ये कहीं काटती हैं एक दूसरे को, है ना, तो शीर्षाभिमुख कोणों का मतलब होता है आमने सामने कोण। यानी कि जैसे ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण, ये है आपस में शीर्षाभिमुख। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको x डिग्री का बोल दूँ, इसको z डिग्री का बोल दूँ, तो पक्की बात है कि कोण x कोण z जो है ये आपस में बराबर रहे होंगे, इनका माप आपस में बराबर रहा होगा। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से सर अगर मान लो मैं इसको W बोल दूँ, है ना, मैं इसको W बोल दूँ और इसको Y बोल दूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि W और Y भी आपस में बराबर रहे होंगे। अब अगर मैं दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दूं सर, ध्यान से देखना, मैं आपको सिखाने का मतलब जो तरीका है ना, मतलब बिल्कुल पीछे से रिलेट करवाते हुए चलूँगा चीज़ों को। अब अगर मैं दोनों कॉन्सेप्ट जोड़ दूं, दोनों कॉन्सेप्ट कौन से सर? ये वाले, ये लीनियर पेयर वाला और ये वाला, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, है ना, कि आपको चलो दोनों बातें पता हैं, तो अब अगर मैं इन चारों में से कोई भी एक कोण भी आपको बता दूँ ना, तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के बाकी के तीनों निकाल लोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, है ना। जैसे अगर आपसे किसी ने कह दिया कि चलो x ना 120 है, मैंने आपको बता दिया कि जो x है ना ये 120 है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर x 120 डिग्री का है। तो आप कहोगे सर अगर x 120 डिग्री का है, देखो जरा ध्यान से, है ना, अभी करके नहीं दिखाना, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, मुँह जवानी आंसर निकालोगे कि अगर ये x यानी कि ये वाला जो कोण है ये 120 डिग्री का है, ये रेखाएँ थी, तो जो इसके अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख कोण है ये वाला, वो भी 120 डिग्री का होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों होगा ये बताओ? आप कहोगे शीर्षाभिमुख कोण है ना, वो वाला नीचे वाले के बराबर, तो वो वाला नीचे वाले के बराबर, है ना, क्योंकि वो 120 तो ये 120। आपको ध्यान रखना है, ऐसे कट करोगे जहाँ पे 8 बन रहा होगा, ऐसे करके 8 बन रहा है, ये आपस में बराबर होंगे अगर भूल जाओ तो, है ना। ऐसे करके 8 लेटा हुआ 8 बन रहा है इन्फिनिटी जैसा साइन, तो ये भी क्या होंगे? ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा। बस सीधी सी बात है, कैसे भी रेखाएं काट दें, है ना, कैसे भी कहीं भी काट दें, तो अब ये वाला इसके यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अगर भूल जाओ तो खैर, वैसे इतनी आसान सी चीज़ भूलोगे नहीं, ठीक है, तो वो 8 वेट बना के देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर जरूरत पड़ जाए तो कॉन्सेप्ट रख लो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है यार, तुमने एक्स और जेड तो बता दिया, मतलब एक्स तो मैंने बताया था, जेड आपने बता दिया, वाई बताओ वाई, तो आप कहोगे सर वाई ना अभी इस कॉन्सेप्ट से तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम पिछला वाला कॉन्सेप्ट अपनाएं रैखिक युग्म वाला, तो सर देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रेखा ही तो है सर, है ना। आप मुझे ऐसे तो समझाओगे, मान लो अब आप टीचर हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो आप कहोगे सर देखो ये एक सीधी रेखा है भैंस की आंख, तो ये वाला पूरा कोण तो 180 का ही बनेगा। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने उसका से 20 से टुकड़ा कर दिया, तो अगर ये वाला टुकड़ा 120 बचा तो ये वाला कितना बचना चाहिए? 60 बचना चाहिए, जैसे भी हमने पीछे किया था। तो अगर ये वाला y 60 है तो y के सामने वाला उसका शीर्षाभिमुख है, यानी कि ये भी 60 होगा। हो गए सारे कोण पता हमें, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप बस कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जुड़ के पूरा चैप्टर आपको सिखा देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ये वाली बात अगर आपको समझ में आई है तो चलिए अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं। देखो यहाँ पे अगर लाइनें पैरेलल ना भी हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में हम सिर्फ इसको देखेंगे, हमारा इधर से कोई मतलब नहीं होगा। बट ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आगे के जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, संगत कोण की बात हो गई, है ना, एकांतर कोण की बात हो गई, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, है ना, उसमें रेखाओं का पैरेलल होना जरूरी है बराबर होने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण में नहीं है, तो वो नहीं भी होगा तब भी, ठीक है। अच्छा, तिर्यक रेखा समझते हो ना?
तिर्यक रेखा समझते हो ना, दो रेखाओं को अलग अलग जगह काट के जाने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, है ना। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम शीर्षक में कोण पढ़ रहे हैं तो तिर्यक रेखा की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अगर ये चीज़ हिस्सा ना भी हो, ये हिस्सा ना भी हो, तो यहाँ से भी आप समझ पाओगे कि देखो एक के सामने कौन है 3, देखो 8 बनाओ, ऐसे बन गया ना 8, एक के सामने कौन है 3, तो यानी कि जो कोण 1 है वो 3 के बराबर होगा, शीर्षक में कोण है। ऐसे ही सर, ऐसे ही जो 2 है वो किसके बराबर होगा, 8 के और 4 के, है ना। 2 और 4 आपस में बराबर होंगे, क्यों, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख पाओगे, यहाँ पर भी देख पाओगे ना आमने सामने वाले कोण, 5 7 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर होगा, है ना। अभी मैं जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, उन कॉन्सेप्ट देखो, जब आप मान लेना कि आपको ये पक्का आ गया सारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, ये वाले जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब भी मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी ये जो 8 कोण दिए हैं इनमें से एक भी पता होने पर आप बाकी के साथ निकाल पाओ, तो आप समझ जाना कि आपने यहाँ पे सीख लिया है, आपको चीज़ें आ रही हैं समझ में। मैं क्या कह रहा हूँ सर, अगर ये लाइनें पैरेलल हों, इनमें से एक भी आपको बता दिया जाए और आप बाकी के कोणों को निकाल पाओ एक से ज़्यादा तरीक़ों से, तो आप समझ जाना कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं जो भी इस चैप्टर में है, ठीक है। इससे रिलेटेड हाँ ट्रायंगल वाले कुछ कॉन्सेप्ट बचेंगे, वो भी आ जाएगा, बट समझ लो आपने 80% चैप्टर सीख लिया, जब भी एक कोण पता हो और बाकी का आपको निकालना आ जाए, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई शीर्षाभिमुख कोण। चलिए अब आगे बात करते हैं सर संगत कोण। अब संगत कोण के लिए, ठीक है, मतलब संगत कोण बराबर होने के लिए पक्की बात है कि रेखाएं पैरेलल होनी चाहिए। मतलब ये वाली जो रेखा है ना सर, ये जो रेखा देखो एल, देख रहे हो ये रेखा, इसका नाम क्या लिख दिया सर, एल, ठीक है। और नीचे जो रेखा है ना सर ये वाली, ये है एम। तो अभी अगर संगत कोण हम बराबर कब होंगे उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए रेखाएं एल और एम, पहली कंडीशन क्या है सर, समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समांतर, यानी कि पैरेलल होनी चाहिए। तो रेखा एल और एम अगर समांतर हो और टी एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा मैंने क्या बोला, दो अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काट के जाए, जैसे जो टी रेखा है ये एल को यहाँ पे काट रही है तो एम को कहीं और काट रही है ना। तो टी जो होगी वो तिर्यक रेखा होगी। अब समझ में आ गया, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वो क्या होती है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपको कोण एक नज़र आ रहा है, कहीं ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या कहीं कोण एक नज़र आ रहा है सर आपको। आप कहोगे बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये रहा देखो, ये रहा कोण एक। अब ये 1 डिग्री का नहीं है, याद रखना, 1 डिग्री नहीं है, उसका नाम एक रख दिया सर, उसका नाम ही एक रख दिया, कोण का नाम एक रख दिया सर, ठीक है। ये मैं बोल रहा 1 डिग्री। अब कोण एक हो सकता है ना, कोण एक हो सकता है कि 50 डिग्री का हो, जैसे कोण एक्स या कोण ABC 50 डिग्री का होता था, तो वैसे ही जैसे नाम एक्स रखा था, नाम यहाँ पे एक रख दिया है, तो 1 से 1 डिग्री में समझना पहली बात, तो उसका नाम ही। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे सोचो सर, जो कोण 1 है वो आपको नज़र आ रहा है और कोण 5 आपको नज़र आ रहा है, इनमें एक देखो, ठीक है, इनमें एक जैसा कोई पैटर्न ढूंढो। जब आप इसमें एक जैसा पैटर्न ढूंढने जाओगे कि इनमें ना मतलब सिमिलरिटी क्या लग रही है मुझे, तो आपको नज़र आएगा कि जो 2 लाइनें पैरेलल थी, ध्यान से देखना, जो 2 लाइनें पैरेलल थी यानी कि एल और एम, कोण एक अगर इस लाइन के एल के ऊपर बन रहा है तो एम दूसरी वाली के ऊपर बन रहा है, और कोण एक अगर ट्रांसवर्सल के इस तरफ है यानी तिर्यक रेखा टी के इस तरफ है तो 5 भी उसी तरफ है। ऐसे कोणों को बोलते हैं संगत कोण। पहचान क्या है सर, अगर आप भूल जाओ संगत कोणों की तो आप क्या करना सर, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एफ बना देना। अगर संगत कोण की पहचान भूल जाओ तो आप क्या बना देना सर, एफ बना देना। एफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको एफ नजर आएगा, दिख रहा है एफ, एफ फॉर फिश, एफ दिख रहा है क्या आपको, एफ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ये दिख रहा है एफ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें सर, तो जो ये एफ बनाया आपने, जहाँ से ये और ये निकला, अगर इसके ऊपर यहाँ बना रहे हो तो फिर इसके ऊपर यहाँ वाला कोण संगत कोण होंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे सर, ठीक है। ऐसे ही सर, ऐसे ही इसके नीचे वाले, अगर इस एफ की डंडी के नीचे आप बनाते हो तो इस एफ की डंडी के नीचे यानी कि 4 और 8 आपस में, देखो 4 और 8 आपस में संगत हैं, 1 और 5 आपस में संगत हैं, यानी कि 1 और 5 आपस में बराबर भी होंगे क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से 4 और 8 भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो संगत कोण किसे कह रहे हैं, ऐसे एफ बनाओ भैंस की, काम खत्म, है ना। उस तरफ का समझ में आ गया। आप उल्टा एफ बनाओगे एक बार, अगर मान लो मैं ऐसे उल्टा एफ बना दूँ, भाई एफ ऐसे बनता है ना, मैंने क्या किया, मैंने उल्टा बना दिया भैंस की आँख,
तब भी आप वही रूल लगा सकते हो। अगर आपने इसके नीचे वाला लिया है तो यहाँ पर इसके नीचे वाला यानी 3 और 7 आपस में संगत होंगे। कोण 3 और 7 आपस में संगत होंगे और 3 और 7 आपस में बराबर होते हैं। और अगर आपने, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया सर, इसके इस डंडी के ऊपर वाला ले लिया और इस डंडी के ऊपर वाला यानी कि 2 और 6, तो 2 और 6 भी आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गई बात? तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। संगत कोण कैसे पहचानोगे इसका भी ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संगत कोण ये तभी बराबर होंगे सर जब पैरेलल हो ये लाइनें, याद रखना। और इसका उल्टा भी होता है, अगर ये कोण बराबर आ जाए और आपको ये ना पता हो पैरेलल थी कि नहीं, तो आप समझ जाना कि ये पैरेलल थी। जैसे अब पैरेलल थी कि नहीं मान लो ये सवाल में पूछा है और आपसे कहा कोण 1 जो है ना ये 50 डिग्री का है और कोण 5 भी 50 डिग्री का है, आपको ये नहीं बताया L और M लाइनें पैरेलल थी कि नहीं, तो आप कहोगे संगत कोण बराबर है इसलिए लाइनें पैरेलल होंगी। या फिर इसका उल्टा दे दिया जाए सर, अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इनके मेजरमेंट ना बताई जाए और ये बताया जाए दोनों पैरेलल हैं, तो आप कहोगे 1 कुछ भी रहा हो 5 कुछ भी रहा हो लेकिन उनका मेजरमेंट बराबर रहा होगा, क्योंकि ये संगत कोण है और वो बराबर होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हो तो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, संगत कोण बराबर है तो लाइनें पैरेलल रही होंगी, पक्की बात है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं जनाब, तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और एकांतर कोणों की बात करते हैं। एकांतर कोण, ठीक है। अब यहाँ पे एकांतर कोण आप कैसे पहचानोगे? फिर से पहली बात सर, एकांतर कोण बराबर तभी होंगे जब लाइनें पैरेलल हो, यानी L और M। ये कंडीशन जो है ना सर हर जगह लिखी हुई है, आप देखते चलना बढ़िया से, ठीक है। ये कंडीशन ये पैरेलल होगी तभी ये चीज़ हो रही है बराबर, नहीं तो नहीं होंगी बराबर, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब देखो सर, अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम देखेंगे ट्रांसवर्सल को, ध्यान से देखना। ये ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा है। ये क्या है सर? ये है तिर्यक रेखा। क्या है ये? फिर से बोलो मेरे साथ साथ, क्या है ये? तिर्यक रेखा, यानी कि जो इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों पैरेलल लाइंस को, ठीक है ना। L को इसने इस बिंदु पे काटा है, M को इसने इस बिंदु पे काटा है। अब आपको इस तिर्यक रेखा पे जो कोण दिख रहे हैं 8 के 8, उनको 2 कैटेगरी में बांट देना है। कितने कैटेगरी में बांट देना है सर? 2 कैटेगरी में बांट देना। आप कहोगे 2 कैटेगरी में कौन कौन सी? मैं कहूँगा अंदर वाले कोण, बाहर वाले कोण। अभी हम एकांतर की बात ही नहीं करते, अभी आप एकांतर को हटाओ अपने दिमाग से। अभी आप क्या करो सर, अभी आप क्या करो सर, एकांतर को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से हटा दो। अभी आप अंदर वाले कोण, बाहर वाले कोण पे फोकस करो। आप कहोगे ये क्या मतलब हो गया अंदर वाले और बाहर वाले? मैं कहूँगा जो 2 लाइनों के बीच में आ रहे हैं, जो हरी वाली लाइन, जो पैरेलल लाइन है, उनके जो बीच में आ रहे हैं, उनके जो बीच में आ रहे हैं वो है अंदर वाले, यानी घर के अंदर आ गए, है ना। मान लो ये घर है अपना डब्बा, है ना। अब इसके अंदर देखो, इस डब्बे के अंदर 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये अंदर वाले कोण हो गए। ये कौन से कोण हो गए सर? अंदर वाले। और फिर आप कहोगे जो बाहर बच गए, क्या? मैं कहूँगा वो बाहर वाले। बाहर बच गए मतलब इस डब्बे से बाहर चले गए, जो देखो इन दोनों ग्रीन लाइन से एक डब्बा बना, बाहर कौन कौन चला गया? 1, 2, 7 और 8, ये बाहर वाले हैं भैंस के यहाँ, है ना। इनको देश निकाला दे दिया, देशद्रोही, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं क्या बोलूँगा सर, देखो जब भी हम एकांतर की बात कर रहे हैं तो या तो जो कोण भी जिसका एकांतर हो, या तो दोनों अंदर वाले देखे जाएंगे एक साथ, या दोनों बाहर वाले। एक अंदर का एक बाहर का एक साथ नहीं देखा जाएगा। तो आपको करना क्या? एकांतर यानी कि डायरेक्शन का अंतर आ जाएगा उनमें, एक इधर का तो एक उधर का, दोनों अंदर के होने चाहिए। जैसे मैंने आपको इतना बताया तो आप कहोगे इसका मतलब है सर देखो 3, 4, 6, 5 आपस में अंदर वाले तो थे, लेकिन सर 3 इस तरफ है तो 5 देखो इस तरफ है। एकांतर है सर, अंतर रहेगा इनमें डायरेक्शन का भी, और जिस शीर्ष पे ये बना होगा उस पे ये नहीं बना होगा, ये दूसरे वाले बना होगा। यानी कि अगर एक ऊपर बन रहा है तो एक नीचे बन रहा होगा। इसको भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप जेड बना देना। इसका सिंपल सा ट्रिक है सर, आप जेड बना दो। जेड समझते हो ना, एक्स वाई जेड समझते हो ना, जेड। सर जेड बनाओ, देखो ध्यान से, इसको इधर गए, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, तो जेड के जो कोने कोने हैं ना, उसके जो कोण होते हैं, जेड के जो कोने कोने हैं, इसके जो कोण होते हैं, ये भी एकांतर कोण है। लेकिन अब ये अंदर आ गए ना, अंदर की साइड है, तो इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। अब मैं जो अंदर वाला कोण बोल रहा हूँ, असलियत में अंदर की जगह अंतः लिखते हैं हम, है ना। तो एकांतर अंतः कोण समझ में आ गया? कौन कौन है सर? 3 और 5। इसमें एकांतर है, एक इधर है तो दूसरा उधर चला गया, अंतर आ गया, ऐसे समझ लो। कहानी बना रहा हूँ बस ये, है ना। या फिर एक अगर उस वाले पे बिंदु पे बना हुआ है जहाँ पे उसने काटा, तो अगला अंतर है, मतलब उस पे नहीं बना हुआ है, इस पे बना हुआ है।
ऐसा तो ये भी बोला सकता है ना, एक उधर का तो एक इधर का, ये भी हो सकता था, लेकिन सर ये दोनों फिर इसी चीज़ पे बन जाएंगे। अंतर कहाँ आया, अंतर एक उधर है तो एक इधर, अंतर आ गया, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अंदर वाले। और अगर आपको बाहर वाले देखने हैं सर, है ना, तो यही जो जेड बना था ना इसकी नोक पे, जैसे ये जो जेड बना इसकी नोक देखो, नोक इसकी तरफ इशारा कर रही है, ये बाहर वाला है, तो इस जेड की नीचे वाली नोक किसकी तरफ इशारा कर रही है इसकी, यानी कि 1 और 7 भी एकांतर होंगे, लेकिन 1 और 7 कौन से एकांतर होंगे, बाहर की तरफ चले गए सर, बाह्य एकांतर कोण होंगे या एकांतर बाह्य कोण। समझ में आ गई बात। इसी तरह से यहाँ पे अगर आओगे उल्टा जेड बना दो, उल्टा जेड बना दो सर, है ना, मतलब क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आपने ऐसे जेड बनाया था ऐसे उल्टा बना दिया, है ना, उल्टा बना दिया, तो फिर ये वाले अंदर वाले क्या हो गए, 4 और 6 क्या हो गए सर, 4 और 6 एकांतर अंतः कोण हो गए। और जो इनकी नोक बन रही है सर, नोक देखो किसकी तरफ इशारा कर रही है, यहाँ तीर बना दो तो इसकी तरफ, यानी यहाँ पर ये नोक देखो किसकी तरफ इशारा कर रही है, 8 की तरफ, यानी कि 2 और 8 आपस में, है ना। खैर इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से तब करना जब आपको समझ में ना आ रहा हो, तब जेड वेड बनाना यार, ऐसे तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। ऐसे लाइनें काट रही हैं तो ये वाला इसके एकांतर होगा, अंदर है तो एकांतर अंतः कोण, और फिर से ये वाला एक उस तरफ है तो एक इस तरफ, दोनों अंदर के हैं, ये वाला इसके एकांतर होगा, है ना, यानी कि 3 5 के बराबर होगा, 4 6 के बराबर होगा, 3 5 के 4 6 के, दोनों अंदर वाले एक इधर एक इधर, तो 3 5 का एकांतर कोण है अंदर वाला, यानी कि एकांतर अंतः कोण है 3 5 का और 4 6 का। इसी तरह से नीचे भी देख सकते हो यार आप, है ना, कि अगर मैं यहाँ पर एक कोण लिखता हूँ तो वो वाला इसका एकांतर होगा, लेकिन बाहर वाला है तो एकांतर बाह्य कोण, और ये वाला जो होगा सर इसका एकांतर बाह्य कोण होगा। यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ रही है तो इतना भी याद रखना सर कि ये सभी कोण जो हैं ये इसके बराबर तभी होगा जब वो पैरेलल रही हो, और इसका उल्टा भी है सर कि अगर ये बराबर दिख रहे हैं और पैरेलल हमें बताया नहीं था तो हम समझ जाएंगे कि पैरेलल रहा होगा। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, यानी कि सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स यानी कि सह अंतः कोण क्या होते हैं। सह अंतः कोण का मतलब है सर, देखो सह अंतः कोण को जोड़ के 180 तभी आएगा जब ये लाइनें पैरेलल रही हो। पहली बात तो लाइनें पैरेलल है मान लो, तो देखो अगर आप देखोगे तो ये भी अंदर वाला कोण है, ये भी अंदर वाला कोण है, और ये सह क्यों है, क्योंकि देखो ये एक ही तरफ है, यानी कि जो तिर्यक रेखा है उसके किसी एक ही तरफ की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर का एक उधर का नहीं, जैसे एकांतर में होता है वैसा नहीं, दोनों एक ही तरफ के अंदर वाले कोणों की बात कर लो, ये और ये। समझ में आया। तो 3 और 6 को जोड़ोगे ना, कोण 3 और कोण 6 को, तो इनको जोड़ के आएगा 180। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और के जो बने कोण है वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब जिनका योग ऐसे दो कोण जिनका योग 180 आए, है ना। देखो दो चीज़ें होती हैं, पूरक संपूरक, इसको भी समझ लो यार, है ना। पूरक कोण और संपूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है सर, अगर दो कोण है अपने पास x प्लस वाई और उनको जोड़ के 90 आ रहा है तो हम बोलेंगे x और y एक दूसरे के पूरक हैं। और मान लो अगर x और y को जोड़ के 90 नहीं आ रहा है, 180 आ रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो एक दूसरे के संपूरक है। समझ में आ गई बात। अगर पेपर में भूल जाना पूरक में 90 था या 180 था, संपूरक में 90 था कि 180 था, 90 180 सबको याद रहता है। तो देखो इसके नाम में ये इसका नाम छोटा है और इसका नाम थोड़ा बड़ा बन गया ना, पूरक तो है, सम और आ गया समपूरक, तो बड़े में बड़ा नंबर लिखना, छोटे में छोटा नंबर लिखना, बस, है ना। 90 180 बात समझ में आ गई, पूरक संपूरक। अच्छा तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण संपूरक होते हैं, है ना, अंतः कोण। तो यहाँ से इसको और इसको क्या बोलेंगे, 180 आ जाएगा। हालांकि बाहर वाला जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, बट इंटरवल से काम चल जाता अपना क्वेश्चन में, है ना। 4 और 5 सर, है ना, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, दोनों एक ही तरफ के, तो 4 और 5 को भी जोड़ के आएगा कितना, 180, है ना। अब इतनी बड़ी चीज़ हम बार बार नहीं लिखते, तो क्वेश्चन जब मैं करा रहा हूँ तो सह अंतः कोण बोल दूंगा, समझ जाना मैं इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, सह अंतः कोण। ठीक है, यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आई है तो आगे बढ़ने से पहले, है ना, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूँ सर, मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे, है ना, आगे बढ़ने से पहले देखो, अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट सच में समझ में आ गए हैं सर, है ना, तो मैं यहाँ पर देखो ये मान लो, ठीक है, और ये मान लो, ठीक है। अब ये किरण दिख रही होंगी आपको, मैं इनको रेखा बनाता हूँ पहले, है ना। अब ये रेखा बन गई है, ठीक है, और यहाँ से एक तिर्यक रेखा बनाता हूँ सर, अभी भी एक किरण दिख रही होगी, अभी बन गई रेखा। तो ये है अपनी तिर्यक रेखा, मान लो T तिर्यक रेखा है अपनी, ठीक है, और ये L है और ये M है। अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि L समांतर है M के, ध्यान से देखना ये चीज़, अब आपका टेस्ट हो रहा है एक तरह से कि आपने जो अभी सीखा, जो समझा, क्या क्वेश्चन में अगर मैं कोई एक एंगल दे दूं,
मान लो ये x डिग्री है, x है, ये y है, ये w है। चलो 1 2 3 4 समझाया ना मैंने आपको भी, है ना। तो 1 2 3 4 से ही बताता हूँ मैं आपको। ये 1 है, ये 2 है, इस कोण का नाम 3 है, इस कोण का नाम 4 है, इस कोण का नाम 5 है, इस कोण का नाम 6 है, इस कोण का नाम 7 है, इस कोण का नाम 8 है। मैं कह दूं कि भाई कोण 1 जो है ना सर, मैं आपसे बोलूं कोण 1 जो है ना वो 60 डिग्री का है, बाकी सभी कोण बताओ। तो क्या अब आप बताने के काबिल हो? अगर आप बता सकते हो, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ ठीक है, अगर आप बता सकते हो तो समझ जाना कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक से ज़्यादा तरीक़ों से। जैसे सर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोण 1 पता हो तो सबसे आसान डायरेक्टली निकालना कौन सा है, तो आप कहोगे सर 3 भी निकाल लोगे तो भी आसान है। कोण 3 जो है और जो कोण 1 है ये कैसे कोण है सर? ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है ना। अब अगर आपको ये समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ मैंने कही थी थोड़ी देर पहले कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जोड़ते जाओगे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, मैं ठीक बोल रहा था। ठीक है, कैसे सर? मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी 2 लाइन या लाइन सेगमेंट ऐसे काट दें तो ये सामने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। भूल जाओ तो ऐसे 8 बना के देख लेना, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ सर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो ये 8 ही तो बन रहा है, यानी कि 1 और 3 आपस में बराबर होंगे, आमने सामने के कोण है ना। देखो ऐसे इसको काट रहा है तो आमने सामने के कोण है बराबर होते हैं, मैंने बताया था ना। तो अगर 1 60 डिग्री है तो कोण 3 भी कितना आ जाएगा? कोण 3 भी 60 आ जाएगा, क्योंकि 1 की जगह आप 60 पुट कर सकते हो। कोण 1 जहाँ पे था उसकी जगह 60 पुट कर दिया। समझ में आ रही बात? अच्छा, क्या आप 2 निकाल सकते हो क्या 1 की मदद से? अगर मैं आपसे पूछूं, छोटे छोटे टास्क दे रहा हूँ आपको, कि अगर 2 को बताना हो कि 2 कितने डिग्री का है, कोण 2 कितने डिग्री का है, तो आप बता सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं सर, आपने शुरुआत में हमें बताया था कि देखो अगर ये सीधी लाइन है तो इसके एक ही और बने कोण ये वाले मिला के 180 आएगा, क्योंकि सीधे को बना कोण 180 होता है। अगर आप ऐसे खींच भी दोगे सर तो ये तो रैखिक युग्म बन गए 1 और 2, तो आप बोल सकते हो कोण 1 + 2 180 आएगा, है ना। शॉर्टकट में क्या लिखोगे? या तो ऐसे लिखो सीधी रेखा में बने कोणों का योग 180 होता है, या फिर आप सिंपली इसको लिख दो रैखिक युग्म। क्या लिख दोगे सर? रैखिक युग्म है सर ये, है ना। क्लियर होगी बात समझ में? तो यहाँ से देखो कोण 1 पता है कि आपको? हाँ 60 डिग्री। तो कोण 1 की जगह तो हम 60 लिख सकते हैं क्योंकि हमें 1 पता था, हमें कोण 2 नहीं पता। कोई बात नहीं सर, है ना। अब 2 ऐसे निकल जाएगा। कोण 2 कितना सर? 60 उधर जाएगा माइनस में, 180 में से 60 गया 120 बच गया, तो कोण 2 ऐसे पता लग गया। अब देखो कोण 1 मैंने आपको बताया, कोण 3 आपने निकाल लिया, कोण 2 आपने निकाल लिया, कोण 4 भी आपने निकाल लिया। कैसे सर? कोण 2 पता है तो 2 के सामने वाला भी उतना ही होगा, क्योंकि 2 के सामने कौन जा रहा है? 4, है ना। तो 2 अगर 120 है तो 4 120 होगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने कहा था, लेकिन 1 से ज़्यादा तरीकों से निकालना आना चाहिए। तो आप ऐसे भी कह सकते हो सर ये भी तो सीधी लाइन है, इधर वाला भी 180 होगा। अगर वैसे नहीं निकालना तो ऐसे भी निकल जाएगा। 1 + 4 भी रैखिक युग्म है तो वैसे भी निकल जाएगा 4। मैं कहूँ बिल्कुल ठीक है ना। अब 4 भी आ गया। अब अगर आपको 4 पता है तो 4 किसके बराबर है? सीधा सीधा 4 6 के बराबर है। कौन से कोण है ये? एकांतर। कौन से? अंदर वाले, है ना, एक उधर का एक इधर का। ऐसे आपको 3 पता है सर, अगर आपको 3 पता है तो 3 किसके बराबर है सर? 3 बराबर है 5 के। डायरेक्ट जेड बना दो, 3 बराबर है 5 के, ऐसे भी निकाल लोगे। ऐसे आपको अगर 1 पता है तो 1 इसके बराबर है, एकांतर कोण बाहर वाले, याद आ रहा है ना। ऐसे 2 पता है तो ये एकांतर कोण बाहर वाले। आप कहोगे हमें इससे तो निकालना आता है, संगत कोण से भी निकाल सकते, जो आपने एफ वाला तरीका बताया था, है ना। संगत कोण एफ बना दो सर। एफ बनाए तो अगर ये इसके नीचे है तो ये इसके नीचे, यानी 4 8 के भी बराबर होगा। 4 पता है तो 8 भी निकल जाएगा, है ना। 4 पता है तो 6 भी निकल जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है और ये संगत कोण है। और आप कहोगे सर हमें 4 की मदद से 5 निकालने को आ जाए, हम तब भी निकाल लेंगे अगर पैरेलल है तो। क्यों? क्योंकि ये दोनों को जोड़ के 180 आएगा। मैंने अभी कहा ना, सह अंतः कोण, याद आ रहा है? सह अंतः कोण एक ही तरफ के, 3 और 6 जोड़ के 180, 4 और 5 जोड़ के 180, मतलब बहुत सारे तरीके हैं भैया आपके पास अब, है ना। आपको टेंशन वेंशन लेने की जरूरत है नहीं अभी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो मतलब जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना भाई, तो आपको नजर आएगी चीज़ें कि यार ये चैप्टर तो बड़ा ही नकली सा था, है ना। अच्छा, इसमें इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है। फिर आगे चलते हैं, है ना। ये त्रिभुज है सर, है ना, ये त्रिभुज है, ठीक है, ABC। हालांकि इसको हम आगे शायद और पढ़ेंगे अच्छे से अगले चैप्टर में भी, बट अभी ठीक है। तो कोण ABC अगर जोड़े हम तो 180 आता है सर। कोण A, B और C को अगर जोड़ दिया जाए, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 180 डिग्री होता है। अभी मैं अंतः कोणों की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? ये चीज़ आपको याद ही रखनी है। मतलब अगर मैं आपको दो कोण बता दूँ, जैसे मैंने कह दिया सर देखो ये 60 है और मान लो ये 40 है, तो आप कहोगे 60 और 40 तो 100 हो गया, 80 कम पड़ रहा है, मतलब ये 80 रहा होगा, सीधी सी बात है, आप खुद निकाल लोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर हो रही है? अच्छा, एक और नियम याद रखना सर कि अगर मैं इसकी एक भुजा को ऐसे बढ़ा दूँ, किसी भी एक भुजा को ऐसे बढ़ा दूँ, मान लो मैंने सी से बी की तरफ बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर वाला कोण बनता है ये बाकी के अंदर वाले कोणों के बराबर होता है। यानी कि जो ये बाहर वाला कोण है x, मान लो ये y है और ये z है, तो जो x होगा वो y प्लस जेड के बराबर आएगा। अब कहोगे कैसे पहचानेंगे बाहर वाला कौन है, अंदर वाले दो कौन लेने? अंदर वाले में तो तीनों थे, ये भी तो था अंदर वाला। मैं कहूँगा सर देखो, मान लो इसका नाम दे देते हैं W, मैं कहूँगा देखो जो W है ना वो x के साथ लीनियर पेयर बनाएगा, ऐसे एक ही लाइन पे एक साथ वाले हैं, जो साथ में चिपका के लिखे हैं उसको छोड़ दो बस। यानी कि त्रिभुज के तीन ही तो कोण थे सर, ये वाले का मेजर ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बाहर वाला बंदा है जिसके साथ चिपका हुआ उसको छोड़ दो, बाकी जो दूर दूर हैं इससे, x से दूर कौन है, y और z, तो x जो होगा अकेला y और z के जोड़ के आएगा। इसका मतलब है सर कि अगर ये 50 डिग्री बता दिया जाता और ये 50 डिग्री बता दिया था तो x 100 डिग्री हो जाता, 50 और 50 100। तो इस तरह से अगर देखो, अगर अब ये सारे नियम आपको समझ में आ रहे हैं सर, ये सारे नियम अगर आपको समझ में आ रहे हैं सर, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख दूंगा PDF में, टेंशन मत लेना कि मैंने मिटा दिया, फिर मैं आपको PDF दूंगा, टेलीग्राम मिल जाएगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मज़ा बहुत आने वाला आपको क्वेश्चंस करने में। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गए होते हैं ना भाई, बहुत मज़ा आता है क्वेश्चन करने में। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार मैं कैमरे की बैटरी पहले चेंज कर दूँ, है ना, वो ब्लिंक कर रही है रेड, फिर आगे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। देखो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है देखो कितना आसान सा है। इसमें क्या बोला है, दी गई आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ABC एक रेखा होगी। सोचो यार, ठीक है, A आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, B यहाँ पे, C यहाँ पे। अभी तो ये रेखा नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी आपको x प्लस वाई कुछ 180 से कम दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि अगर ये 180 हो जाए, डायरेक्ट बिल्कुल आधा सर्कल बन जाए, यानी कि A भी घूम के यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए B, मतलब A, ठीक है ना, A वहाँ ना होके यहाँ आ जाए, तो आपको पता है कि अगर, है ना, x और y दोनों को जोड़ के 180 आ जाता तो ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, और 180 होते ही सीधी होते ही रेखा बन जाती है ना। तो अभी आपको ये नहीं देखना कि अभी रेखा नहीं है, आपको ये देखना है कि इसको कितना और घुमा दिया जाए, टोटल x और y मिला के कितना डिग्री बने कि ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, फ्लैट। तो आपने पढ़ा है यार, सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180। कितना? 180। यानी कि x कितना भी रहे, y कितना भी रहे, लेकिन अगर जोड़ के दोनों को 180 आ गया तो ये ABC जो है ये एक सीधी रेखा हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन, है ना। हमारा सही आंसर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। ये तो बिल्कुल बेसिक है जो हम सीखते हुए आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें सॉल्व करके बिल्कुल अच्छे से दिखाना है। क्या कह रहा है कि जो आकृति है 6.9 ये रही, इसमें PQ और RS रेखाएं हैं, है ना, PQ रेखा है और RS भी रेखा है। ये परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि जिस बिंदु पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है, प्रतिच्छेद किया है, वो बिंदु का नाम है O, ठीक है। O बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं यदि P और R। अब देखो, अगर आपको नाम कोणों का देना समझ में आ गया था, जो मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक बातें हैं और आपको आगे चले काम आएंगी। P और R कहाँ पे सर, P से O पे गए, R पे निकल लिए सर, है ना, यानी कि ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, ये है P और R, ठीक है। तो ये हो गया कोण P और R। अनुपात ROQ, ROQ कहाँ है सर, R से O पे जाओगे, Q पे निकल लोगे, यानी ये वाला कोण सर, ठीक है, यानी कि वो वाला कोण, ठीक है, प्लस में ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों का अनुपात बताया हुआ है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब ये करना कौन सी बड़ी बात है यार, मुझे बताओ, ठीक है भाई। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका अनुपात हमें पता है सर, इनका अनुपात हमें पता है कितना, 5:7। तो सभी कोण निकाल दो। मैंने क्या कहा यार, आपको इनमें से एक कोण भी पता होगा ना, आप सभी निकाल दोगे। अब हम करेंगे कैसे सर, है ना, हम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस हिसाब से ही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, दिया है, या फिर आप लिख दो गिवन। हिंदी मीडियम वाले भी इतना इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो गिवन क्या है सर, कि जो POR और ROQ है सर, है ना, कोण POR अनुपात ROQ है सर, वो कितना है, 5:7 है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, सभी ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, माना जो कोण POR है, ध्यान से देखना, कोण POR है वो है 5x,
तथा वैसे x में क्यों मानते भी रीजन समझा दूंगा, ठीक है। आर ओ क्यू कितना है सर 7x, ठीक है, तथा कोण आर ओ क्यू कितना है 7x है। आप कहोगे कि इनको ऐसे x में क्यों मान लेते हैं, क्योंकि देखो अनुपात में लिखने का मतलब क्या होगा, अगर पी ओ आर और आर ओ क्यू 5:7 हैं तो इसका मतलब ये होता है, समझ लो पहले, इसका मतलब है कि जब कोण पी ओ आर का माप ऊपर लिखा गया और आर ओ क्यू का मान नीचे लिखा गया तो काट कूट के कितना आया 5/7, और इसको हम क्या लिख देंगे फिर 5:7। मतलब जरूरी नहीं कि वो 5 ही रहा हो 7 ही रहा हो, अगर मान लो ये 50 रहा होता और ये 70 रहा होता तब 10 पंजे 50 10 सत्ते 70, यानी कि 10 इंटू में लिख दो ऐसे करके, 50 को सोचो 5 × 10, 70 को सोचो 7 × 10, 10 और 10 ये कट गया होगा। ऐसी जरूरी नहीं है कि ये 50/70 ही रहा हो सकता है सर कि ये 500/700 रहा हो। तो इसका मतलब क्या है सर कि 500 को आप 5 गुणा में 100 और 700 को आप 7 गुणा में 100 सोच पाओगे, 100 से 100 कट गया होगा। आप कहोगे ऐसे ही क्यों करवा रहे हो, इसलिए करवा रहा हूँ सर क्योंकि जो है 100 है 10 है क्या है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऊपर 5 और नीचे 7 इंटू में समथिंग रहा होगा, दोनों में एक ही जैसी चीज़ वो कट गई होगी, हमें नहीं पता है वो क्या है, तो हम क्या मान ले रहे हैं कि वो x है, हम क्या मान ले रहे हैं कि वो x है। अगर ये 5x रहा हो और ये 7x रहा हो तो x से x कट गया होगा, 5/7 बचा होगा। बात समझ आ रही है, इसीलिए हम उसको ऐसा मान लेते हैं। अनुपात में लिखने का मतलब ये होता है कि अगर इसको आप एक दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो, अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो, कि अगर पी ओ आर किसी चीज़ का 5 गुना है, किसी चीज़ का 5 गुना है, तो पी ओ क्यू उसी चीज़ का 7 गुना है। अब वो चीज़ मान लो x है, तो अगर पी ओ आर x का 5 गुना है तो ये उसी x का 7 गुना है। ये होता है अनुपात का मतलब। अब तक शायद आप रटते हुए आए होंगे कि अगर ऐसा अनुपात में दिख जाए तो बस ऐसे x कर दो, उसका रीजन ये होता है सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में अगर आपको आ गई है तो अब मुझे एक बात बताओ सर, अब मुझे एक बात बताओ कि जो पी ओ आर है नीला वाला और ये आसमानी वाला, ये दोनों देखो इसी सीधी लाइन पे बने हैं। ऐसे देखो ना, आधा सर्कल बनने का मतलब है, देखो ये पूरा सर्कल 360 होता है, आधा सर्कल बनने का मतलब क्या है, मतलब सीधी रेखा हो तो ये 180 है इधर वाला जोड़ के, है ना। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी कि अगर मैं कोण पी ओ आर प्लस में कोण आर ओ क्यू जोड़ दूं साहब, तो कितना आएगा 180। लेकिन आपको कारण लिखना होता है यहाँ पे, तभी नंबर पूरे मिलते हैं। तो जो भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं वो अच्छे से समझ लेना, हाँ, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, है ना। ये रैखिक युग्म है, मैंने आपको भी बताया था। अब पी ओ आर कितना है सर 5x, तो इसकी जगह लिख दो 5x। आर ओ क्यू कितना है सर 7x है, तो इसकी जगह लिख दो 7x, बराबर कितना हो गया 180। 7x 5x 12x हो गया सर, 12x हो गया 180 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री बटे में 12। तो काट कूट के कितना आएगा 12 एकम 12, 6 और 0 यानी कि 12 पंजे 60 यानी 15 डिग्री। तो x का मान देखो ना भाई कितना मिल रहा है आपको 15 डिग्री। अब हमें x निकालना था क्या? नहीं सर, हमें तो सारे कोण निकालने थे। हम बोलेंगे चलो ठीक है यार हम सारे कोण निकाल देते हैं, भैंस की आँख दिक्कत ही कहाँ आ रही है। देखो जरा सारे कोण हम निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा पी ओ आर, कोण पी ओ आर है ना, इसको हमने कितना माना था, इसको हमने माना था 5x और इसको हमने माना था 7x। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि बार बार वहाँ पे ना देखना पड़े। तो पी ओ आर 5x था सर, x का मान आया 15 डिग्री। अगर 1x 15 है तो 5x कितना होगा उसका 5 गुना, उसका 5 गुना यानी कि 15 का 5 गुना। तो 15 पंजे कितना होता है 75। अब आपको पता है कि पी ओ आर पता लग गया है आपको सर, पी ओ आर कितना पता लग गया है 75 डिग्री। अब पी ओ आर से सबसे आसान निकालना क्या है, पी ओ आर के सामने वाला, यानी कि जैसे ये 5 है तो इसके सामने वाला भी 5x ही होगा ना सर, शीर्षाभिमुख कोण। तो 5x को छोड़ो, सीधा सीधा ये पता लग गया ना कितना है 75। अगर ये 75 तो वो 75, यानी कि एस ओ क्यू भी निकाल सकते हो आप, है ना, कोण एस ओ क्यू। लेकिन वो लिख के दिखाना पड़ेगा कि एस ओ क्यू पी ओ आर के बराबर है और उसका रीजन लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी समझा देता हूँ, वैसे तो समझ में आ गया होगा, है ना। शीर्षाभिमुख कोण है पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये और ये काट रहे हैं तो यहाँ पे देखो 8 जैसा बन रहा है कुछ, तो ये उसके बराबर होगा, है ना। अब मुझे एस ओ क्यू तो नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पी ओ आर तो पता है। पी ओ आर, अच्छा मैंने ओ पी आर लिख दिया क्या, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। यहाँ पे पी ओ आर है, ये वो गलती से जल्दबाजी में हो गया होगा।
ठीक है, ये क्या है पी ओ आर, ठीक है। तो पी और कितना है 75 है सर, तो ये आ गया 75 डिग्री, ठीक है। ये दोनों चीज़ें निकल गई। अब आप कहोगे चलो ठीक है सर, दूसरा वाला भी कैसे निकाला, मैं कहूँगा कैसे भी निकाल लो, या तो x का मान रख दो भाई, x का मान 15 रख दो, 15 गुणे में 7, 15 7 105 आ जाएगा, मैं कर नहीं रहा, ये कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, तो वो 105 है तो ये भी कितना आ जाएगा 105, आप कर लेना, या तो ऐसे कर लो, या फिर ये 75 है तो उसमें कितना जोड़ोगे कि 180 बन जाए, लीनियर पे यानी रैखिक युग्म वाला कॉन्सेप्ट आगे कर सकते हो, मैंने आधा ही किया, आधा हिस्सा आप कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखो, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान हो तो प्रत्येक का माप क्या होगा। मैंने आपको भी दो चीज़ें समझाई थी, याद करो, पूरक समपूरक, मैंने आपको भी क्या समझाया था, पूरक कोण समझाए थे, याद करो, और समपूरक भी समझाए थे, याद आ रही है बात। मैंने क्या कहा था, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूँगा, टेंशन मत लेना, सब चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। तो पूरक कोण में क्या पढ़ा था हमने कि भाई अगर मान लो एक कोण x है दूसरा y है, तो x और y को जोड़ के 90 आता है। संपूरक कोणों का मतलब क्या होता है कि अगर x और y संपूरक होते हैं तो x y को जोड़ के 180 आएगा। मैंने याद करने का ट्रिक भी बताया, कितना तो याद रहता है कि एक में 90 आ रहा था, एक में 180 आ रहा था जोड़ के, लेकिन कन्फ्यूजन आती है पेपर में, किसमें 90 किसमें 180। तो जिसका नाम छोटा उसमें छोटा नंबर 90, हम देखो इसका नाम थोड़ा बड़ा हो गया तो इसमें 180, ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे बोला है कि पूरक अपने ही कोण के समान हो, मतलब यहाँ पे कोई एक कोण है, यहाँ पे उसका क्या है पूरक है सर, यहाँ पे उसका पूरक है। अब कह रहा है जैसे अगर ये x होता तो ये y होगा इसका पूरक, तो जोड़ के कितना आता है सर, जोड़ के आता है 90, लेकिन अपने क्वेश्चन में बोला है कि वो पूरक अपने समान ही है, मतलब अगर एक कोण x है तो उसका पूरक भी x ही है, तभी तो दोनों समान होंगे। क्या बोला गया है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान हो, यानी कि जो कोण है वही उसका पूरक भी है, यानी कि ये x तो वो भी x, तो x और x अगर 90 है तो जाहिर सी बात है भैंस की आंख 2x बराबर 90 तो x बराबर 45। अब क्योंकि ये MCQ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो मैं सारा प्रोसीजर कर कुरा के नहीं दिखाना, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, है ना। तो कितना आ जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी यानी कि 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी, क्लियर होगी बात इतनी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, इस आकृति में AOC समझ रहे हो, A से O पे जाओगे C की तरफ निकल लोगे, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये है 5x, और BOC सर यानी कि B से O पे जाओगे C की तरफ निकल लोगे, यानी ये वाला जो कि x है। कह रहा है ये रैखिक युग्म बनाते हैं, मतलब ये सीधी रेखा है सर, ठीक है। तो x का मान बताइए। अरे यार जब ये रैखिक युग्म बनाएंगे तो ये 5x हुआ और ये x हुआ, आना चाहिए 180, क्योंकि रैखिक युग्म में जोड़ के आता है 180। अब मैं कारण मान नहीं लिख रहा क्योंकि MCQ है, उस पर आंसर से मतलब है। तो 6x बराबर कितना हो गया सर 180, x की वैल्यू कितनी हो गई 6 3 18 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए। आ रही है बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये सिद्ध करना है इसमें। अब इसको जरा ध्यान से देखना, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा आकृति 6.10 जो कि ये वाली है, इसमें किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। अब ध्यान से देखो POQ कहाँ है सर, है ना, एक एक चीज़ देखो। POQ ये रेखा है सर, ये क्या है POQ रेखा, ठीक है। अब किरण कौन सी बोल रही है, OS। अब किरण मतलब ये एंड पॉइंट और ये इस तरफ तीर, ये OS किरण हो गई, ठीक है सर। ये इस तरह से खड़ी है, इस तरह से खड़ी है कि किरण OR और OT, OR दिख रहा है आपको, ये रहा OR, OT दिख रहा है वो रहा, OR OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक हैं। इस वर्ड का मीनिंग समझ लेना, समद्विभाजक मतलब समान, द्वि माने दो, भाजक मतलब बांटने वाला, यानी कि दो समान भागों में बांटने वाले को बोलते हैं समद्विभाजक, है ना। तो इसके और इसके क्रमशः वो और वो समद्विभाजक हैं। अभी मैं बता रहा हूँ इसको, यहाँ पे क्या असर पड़ेगा। आगे बोला है POS x है, तो पहले POS ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे POS कहाँ पे सर, POS यानी कि ये पूरा, है ना। नाम देखो कितना, मैंने आपको जो तरीका बताया, P से O पे जाओ, S पे निकल लो, P से O पे गए, यहाँ एक तीर मार लिया, S की तरफ निकले, यहाँ एक तीर मार दिया, इन दोनों तीरों को मिला दिया, यानी इस पूरे को x बोल रहा है सर, इस पूरे को x बोल रहा है, याद रखना। आगे क्या कह रहे हैं, ROT ज्ञात कीजिए, चलो ठीक है, ROT ज्ञात करना। मैं अब ROT का है, पहले जो निकालना रहा करे ना सर, वो कंफर्म कर लिया करो। ROT तो R से O पे गए, T की तरफ निकल लिया जनाब, यानी कि निकालना ये वाला है, निकालना ये वाला है सर, निकालना ये वाला है ना। बात समझ में आ गई किसको निकालना है। अब मैं एक एक करके इसको ब्रेक करता हूँ अच्छे से। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को डरा देता है ये, ठीक है, खास करके जो शुरुआत में कर रहे होते हैं। देखो सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं, बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ पर पहले समझो कि जो OR पहले लिखा है, OT बाद में लिखा है। यहाँ पर ये वाला कोण पहले लिखा है, वो बाद में लिखा है। तो जो पहले लिखा है और जो पहले लिखा है उसको देखो, वहाँ पे OT OR है और यहाँ POS है, यानी कि जो OR है सर,
ओ आर, यानी कि ये समद्वि भाजक है पी ओ एस का, यानी पी से ओ पे गए एस पे निकल रहे, इसका समद्वि भाजक है, इसका समद्वि भाजक है। और ये है कितना सर, ये x है, ये x है, पी ओ एस, ठीक है, पी ओ एस, ये इसका समद्वि भाजक है और ये पूरा x है। अगर ये पूरा x है तो मतलब समद्वि भाजक का मतलब क्या, ये x का आधा हो गया, ये x का आधा हो गया भाई। अगर ये पूरा x है तो x का आधा ये होगा, x का आधा ये होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, अब आगे हमसे आर ओ टी निकालना था, आर ओ टी यानी कि ये वाला कोण निकालना है। अब हम करेंगे कैसे इसको, जरा देख लो। अब क्वेश्चन यहाँ तक मैंने जो पढ़ा वो बस आपको समझाया है, करने का तरीका क्या होगा वो अब समझाता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन है क्या उसका फील करा रहा था मैं आपको, अब क्वेश्चन करेंगे कैसे वो देख लो। मैं क्या बोलता हूँ सर, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये इसका समद्वि भाजक है तो ये पूरा अगर x है तो ये x/2 होगा, ये x/2 होगा। फिगर में तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बट यहाँ तो करके दिखाना होता है ना साहब, यहाँ करके दिखाना होता है। इसको हम कैसे लाएंगे, तो इसको हम कैसे लाएंगे जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा देखो गिवन में पहले क्या क्या लिखा है मेरे पास, यानी दिया क्या है, ठीक है, दिया क्या है। तो दिया क्या है सर, दिया क्या है, मैं बोलूँगा दिया है पी ओ क्यू, या सीधा पी क्यू बोल दो, है ना। पी क्यू एक रेखा है, ये बोला गया हमसे, पी क्यू एक रेखा है। अगर रेखा नहीं बताए रहेंगे तो हमें पता ही लगे ना 180 बन रहा है कि नहीं। रेखा है तथा इसके अलग जो हमें गिवन होता है अच्छे से लिखना होता है, इसके नंबर होते हैं सर, तथा ओ आर ओ टी, तथा ओ आर व ओ टी क्रमशः, है ना, ये हमें गिवन वाली चीज़ें लिखनी होती हैं। क्रमशः कोण पी ओ एस व कोण एस ओ क्यू के समद्विभाजक हैं। अब जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, समद्विभाजक हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ज्ञात क्या करना है हमें वो लिखना होता है, इसके बाद हमें क्या लिखना होता है कि भाई ज्ञात क्या करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साहब, ज्ञात करना है आर ओ टी क्या है, ठीक है, यानी कि कोण आर ओ टी क्या है ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मेन पे, उत्पत्ति, यानी कि हमारे पास सारे ताम झाम तथ्य प्रमाण प्रूफ सब क्या है वो हम सब यहाँ पे झोंक देंगे, लॉजिक्स वगैरह सारे अपने, ताकि हम इस चीज़ को निकाल पाएँ। ध्यान से देखना, मैं बोलूँगा पी ओ एस, ध्यान से देखना, मैंने कहा कोण पी ओ एस ये x है ना, ये भी दिया है, मैं लिख लेना, मैं भूल गया, ये गिवन है, ठीक है। अब नहीं तो यहाँ लिख दो। अब मुझे पता है, देखो अब नज़र किस पे होनी चाहिए आपकी कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे अगर आप मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या है कि भाई आपको इतने नंबर लेके आने हैं, उसके लिए ये करना है, तो यहाँ पर आपका लक्ष्य क्या है, आर ओ टी निकालना। तो आपका ध्यान एक बार जरूर आर ओ टी पे जाना चाहिए कि आर ओ टी नाम की चिड़िया कहाँ पे है। तो आर ओ टी यानी कि ये वाला कोण है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं सर, है ना, तो एक बार ज़रा देख ही लो, एक बार ज़रा देख ही लो आर ओ टी, ये दोनों मिलके आर ओ टी बन रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आर ओ टी का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं क्या बोलूँगा कि यार आर ओ टी में तो ये वाला हिस्सा भी आ रहा है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ सर, है ना, आर ओ टी कैसे बन रहा है, ये हरे वाले पोर्शन ये वाला, ठीक है, और ये नीले वाला पोर्शन ये वाला, इन दोनों को मिला के बन रहा है। मैं कहूँगा हरा वाला पोर्शन तो x का आधा हो गया सीधा सीधा, क्यों, क्योंकि ये टोटल इतना x था और ये उसको बिल्कुल बीचों बीचों में से बांट रहा है, समद्विभाजक है, यानी आधा हो गया। तो यानी इस पूरे का आधा निकाल लेते हैं ना पहले, पी ओ एस का आधा निकालो, है ना। अगर ये x है तो मैं कहूँगा कि मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ, यानी कि पी ओ एस का x के बराबर था, मैं इधर भी आधा कर दूँ, इधर भी आधा कर दूँ, तो ठीक है। मुझे मतलब है सिर्फ इतने से अभी, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, हरा वाला नीला वाला। ये वाला क्या पूरा x था, उसका आधा है ना। तो इसका आधा क्या होगा सर, पी ओ एस का आधा, देखो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, हमें मतलब है उससे, यानी कि आर ओ एस। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कोण आर ओ एस कितना है, x का आधा है ना। अब इसका रीजन लिखना पड़ेगा मुझे, रीजन क्या है, ओ आर, कोण कौन सा कोण है, पी ओ एस, देखते रहना, कोण पी ओ एस का
समद्विभाजक है, ये दिया था ना हमें, समद्विभाजक है। फिर से समझ लो सर, इसको ना समझ में आया हो कि ये पूरा x था, तो अगर ये इसका समद्विभाजक है तो यानी कि ये x का आधा होगा, ये भी x का आधा होगा। हमें नीचे वाले से मतलब नहीं है, इसलिए मैं नीचे वाले का नाम नहीं लिखा, मुझे मतलब है इससे, इतने से भी। तो इतना का नाम क्या है, ROS, इसीलिए यहाँ पे आ गया ROS x का आधा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या सबको? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं कहूँगा मुझे ये कैसे पता लगेगा, मुझे ये कैसे पता लगेगा? तो ज़रा ध्यान से देखो यार, ज़रा ध्यान से देखो। मैं क्या कहूँगा कि ये पूरा तो 180 है, इस पूरे 180 में से इतना तो x है, निकाल दो, इतना तो x है, निकाल दो। वो क्या बचेगा, x में से 180 कम हो गया, और ये क्या चीज़ है, उसका आधा। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, ध्यान से देखना। मैं कहूँगा कोण POS, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा कोण POS प्लस, ठीक है, प्लस POS मतलब ये पूरा, प्लस QOS, ठीक है ना, जो भी नाम है, SOQ उन्होंने लिखा तो हम बेस लिखेंगे, वैसे लिखो भी सकते हैं, SOQ है ना, प्लस में कोण SOQ बराबर है 180, रीजन बीइंग रैखिक युग्म। रीजन क्या है, रैखिक युग्म है सर, ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो जरा, अगर आपको पूरा नहीं देखना है तो आपको, ठीक है, आपको सिर्फ इतने पे देखो, ये तो हमें निकालना है जो गुलाबी वाला हिस्सा है। आपको अभी नज़र कहाँ रखनी है, जिसको नहीं समझ में आया, आपको नज़र रखनी है इस पे सर। मैंने कहा POS यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण दिख रहा है सारा, ये वाला कोण, ठीक है। और क्या साहब, और SOQ यानी कि ये पूरा। अब देखो ना, इनको सिर्फ दो हिस्सों में सकूँ, बीच में जो है भूल जाओ। तो ये हरा वाला गुलाबी वाला तो 180 है, POS और QOS या फिर SOQ एक ही बात है, ये तो 180 है ना सर, वही लिखा मैंने। अब मैं बोलूँगा कि यार POS तो x है ना, POS क्या है, POS तो x है दिया हुआ था, प्लस SOQ मुझे नहीं पता, बराबर है 180 है ना। देखो ना, POS तो x दिया हुआ था, POS कितना है, x है, तो इसीलिए मैंने इसके यहाँ x लिख दिया। अब यहाँ से SOQ जो होगा वो 180 में से x माइनस कर दो। इतनी बात समझ में आ गई है अगर आपको, तो चलिए अब अपने मेन चीज़ पे चलते हैं कि इसके बाद हम कौन सा स्टेप करेंगे, हमें कैसे पता लग रहा है, रटना नहीं है सर आपको, हमें कैसे पता लग रहा है उसकी बात कर लेता हूँ मैं। ध्यान से देखो, मैंने कहा सर, मैंने कहा देखो हमें पता तो सिर्फ इतना करना है, ये गुलाबी वाला हिस्सा। इस गुलाबी वाले हिस्से में दो पार्ट बनते हैं सर, एक बनता है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो कि हम निकाल चुके हैं कि x/2 है, देखो ना, ROS हम निकाल चुके हैं x/2 है। दूसरा बचता है नीचे वाला हिस्सा, दूसरा बचता है नीचे वाला हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सर। अब ये क्या है, ये इस पूरे नीचे वाले का आधा है। नीचे वाले का आधा कैसे पता लग रहा है, क्योंकि भाई ये समद्विभाजक है ना, जितना पूरा होगा उसका आधा ही होगा, तो यानी ये मुझे पता लगाना है, तो SOQ का क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, ठीक है। तो यानी कि अब मुझे SOQ पता लग चुका है ना, मैं क्या करता हूँ, SOQ का आधा देखता हूँ कितना होगा। मैंने कहा SOQ का आधा क्या होगा, सबको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे x/2 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इधर भी डिवाइड बाई 2 कर दिया, इधर भी डिवाइड बाई 2, इधर भी डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया SOQ डिवाइड बाई 2, ये हो गया 90, हो गया x/2। क्लियर है। अब मैं कहूँगा इसका आधा मुझे कौन सा चाहिए, मेरे काम का कौन सा। देखो अब इसके आधे में तो ये भी आता है, ये भी आता है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई इसके आधे में ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन मुझे क्या ये चाहिए, मुझे तो नीचे वाला गुलाबी वाला हिस्सा चाहिए, यानी SOT चाहिए। तो SOT लिख देता हूँ, उसके आधे की जगह लिख सकता हूँ मैं। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कोण SOT बराबर कितना आ गया, 90 माइनस x/2 है ना। इसकी जगह SOT की जगह SOQ डिवाइड बाई 2 ये क्यों आ गया, क्योंकि जो यहाँ पर OT था वो SOQ का समद्विभाजक था, बस वो लिखना पड़ेगा कि जो OT है वो कोण SOQ का समद्विभाजक है, ये लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। अब जैसे ही इतना आया, इसको बोल दो इक्वेशन 2। अब है ना 1 किसको बोलेंगे सर, इसको। अब जो हमें निकालना है उसकी बात कर लेते हैं। अब हमें निकालना था ROT, ठीक है सर।
तो आर ओ टी कैसे बन रहा है, आर से ओ पे गए टी पे निकले, कैसे बन रहा है, ये वाला हिस्सा यानी कि आर ओ एस और वो वाला हिस्सा यानी एस ओ टी, आर ओ एस एस ओ टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं आर ओ एस और एस ओ टी को जोड़ रहा हूँ तो जो मुझे निकालना था यानी कि आर ओ टी वो मिल जा रहा है। तो बस जोड़ दो ना, आर ओ एस कितना है सर, x/2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो आर ओ एस कितना है x/2, तो यहाँ पे कितना आ गया x/2, ये कितना है सर 90 माइनस x/2, कितने के बराबर आ गया सर, आर ओ टी के, तो x/2 माइनस x/2 जीरो हो गया, बच गया 90, यानी आर ओ टी जो है वो सीधा आर ओ टी कोण आर ओ टी वो 90 डिग्री आ गया। यही हमें निकालना था सर, निकाल लिया। समझ में आ गई बात। अब मेरे को समझाना था तो इतना टाइम लगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है अगर आपको, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना से पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 110 का प्रतिवर्ती कोण क्या है ना। अब इसका प्रतिवर्ती निकालना है तो आप क्या करो, इसको 360 में से घटा दो, है ना। अभी मैंने आपको प्रतिवर्ती कोण बताया था ना सर, ठीक है, अगर आपने बेसिक से देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो प्रतिवर्ती जिसका निकालना है उसको क्या करो, 360 में से घटा दो, तो कितना आ जाएगा सर, है ना। 36 में से 11 के 25 यानी 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250, है ना। अब 180 से बड़ा 360 से छोटा है, समझ में आ गया। हालांकि किसी एंगल का प्रतिवर्ती का मतलब होता है उसको 360 में से हटा के क्या बच रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ से बात समझ में आ गई, ये आ गया ऑप्शन सी। अगला चलते हैं। अगला चित्र में ए बी एक सरल रेखा है सर, ये एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान क्या है। अरे यार मुझे बताओ, ए और 90, देखो ना, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर देखो कि अगर ये सरल रेखा है, अगर ये सरल रेखा है तो ये कितना होगा, 180 होगा। अब चाहे जितने टुकड़े कर लो, जोड़ के 180 आना है वापस से, है ना। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये सरल रेखा है तो इन सभी को मिला के 180 आएगा, यानी कि ए प्लस में 90 प्लस में बी, इनको मिला के 180 आएगा। कारण इस होता है सरल रेखा पे बने कोण। रैखिक युग्म मत लिखना, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, दो ही होने चाहिए, यहाँ पे दो से ज़्यादा है तो युग्म तो नहीं है, लेकिन है तो रैखिक ही, सबको मिला के रेखा बननी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना सीधी रेखा में बने कोणों का योग, सभी सीधी रेखा में बने सभी कोणों का योग 180 होता है। तो ए प्लस बी यहाँ पे बच जाएगा, 90 उधर माइनस में चला जाएगा, तो ए प्लस बी रहने दो, 90 उधर माइनस में जाएगा, 180 में से 90 गए, 90 बच गए, तो यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 90 आ गई। बहुत सीधी सी बात है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है अगर आपको, तो और आगे चलते हैं। ये कह रहा है एओसी 50 डिग्री है, एओसी 50 डिग्री है, ठीक है। तो बीओडी का मान ज्ञात कीजिए। बीओडी मतलब बी से ओ पे जाओ, डी पे निकल लो, यानी ये वाला। अरे यार ये तो सीधा सीधा 8 बन रहा है ना, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने वाला, वो 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, देख लो। इतने आसान आसान से क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर एल और एम पैरेलल हैं तो एक्स का मान ज्ञात करो। यार अगर ये समांतर हैं तो भैया समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बने आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, सह अंतः कोण, है ना। तो x प्लस 70 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा सर, सह अंतः कोण। हालांकि मैं कारण वारण यहाँ नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि भाई MCQ टिक लगाना है, बस जल्दी से निकाल लो। कितना आ जाएगा सर, 110 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगला देखो, कह रहा है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये एक थ्योरम है जो मैंने आपको पढ़ाई भी थी अभी, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये प्रूव करने को आया, अगर ये सिद्ध करने को आ जाए तो आप कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है सर, देखो अगर ये सिद्ध करने को आ जाए, क्योंकि ये आता है, तो आप कैसे करोगे, आप एक फिगर बनाओ, ठीक है। इस फिगर में रेखाओं के नाम दे दो। चलो मान लो एक को ए बी नाम दे दिया, एक को सी डी नाम दे दिया, और मान लो ये ओ पे प्रतिच्छेद करती हैं, ओ पे प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो पहले आपको लिखना होता है दिया है ना, यानी गिवन। तो इसमें क्या लिखोगे, दिया है में लिख देना, दिया है में लिख देना, दिया है में लिखोगे रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर यानी आपस में बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है सर, वो लिख दो। उसके बाद क्या लिख दो, सिद्ध करना है। ठीक है, देखो सिद्ध क्या करना है, आमने सामने कोण बराबर है ना। पूरा नाम ना लिखना पड़े आपको, इसलिए नाम दे दो पहले से ही,
है ना। इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो y, इसको नाम दे दो w, इसको नाम दे दो z। यानी सिद्ध क्या करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि x बराबर है y और w बराबर है z। ये हमें सिद्ध करना है ना। अब हम करते कैसे इसको वो भी देख लो भाई, है ना, वो भी देख लो भाई। यहाँ पे देखो उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब जो भी तामझाम प्रूफ वगैरह अपने पास है, जितने भी लॉजिक्स अपने पास है वो सब क्या है, ठीक है, कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या है, सब कुछ। तो देखो यहाँ पे मैं ना बोलता हूँ कि किसी एक एंगल को यहाँ पे अपने दिमाग में बिठाओ, पकड़ लो किसी एक एंगल को, x को पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो x प्लस w बराबर 180। ऐसा लिख सकते हो बिल्कुल, क्यों? क्योंकि देखो CD एक रेखा ही तो है, तो ये रैखिक युग्म बन गया ना भाई। ये x हो गया, ये w हो गया, तो x और w जोड़ के कितना आएगा? 180। तो यहाँ पे कारण में क्या लिख दोगे? रैखिक युग्म है। ये क्या लिख दोगे कारण में? कि भैया ये रैखिक युग्म है। क्या है ये? रैखिक युग्म। बात यहाँ तक अगर समझ में आ रही है तो अब आगे देखो, मैंने कहा एक एंगल को पकड़ के रखना है, मतलब x है ना, तो x को यहीं पे रखो। अब मुझे बताओ कि x को किसी और के साथ जोड़ के फिर से 180 आ रहा है क्या? अब बोलोगे बिल्कुल सर, ये भी तो एक सीधी रेखा है। देखो जरा ध्यान से, ये भी एक सीधी रेखा है, यानी कि इनको जोड़ के भी, x और z को जोड़ के भी एक आधा सर्कल बन रहा है पूरा, यानी कि 180 आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल इसी बात का फ़ायदा उठाना है हमें। हम क्या बोलेंगे कि भाई x और z को जोड़ के भी 180 आ रहा है, ये भी क्या है? रैखिक युग्म ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? अगर मैं इसको समीकरण 1 बोल दूँ, इसको समीकरण 2 बोल दूँ, तो समीकरण 1 व 2 से मैं बोल सकता हूँ, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा सर? 1 व 2 से बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो भाई इनका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो यानी कि x प्लस डब्ल्यू को जोड़ के जितना आ रहा है वही बराबर आ रहा है x प्लस जेड को जोड़ के। तो यहाँ से x माइनस एक्स तो जीरो हो जाएगा, उधर लेके आओ या उधर लेके जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा? w बराबर z। तो इतनी बात तो हो गई ना आधी भाई। जो हमें प्रूव करना था उसमें दो हिस्से थे सर, एक था w और z बराबर दिखा, वो हमने दिखा दिया। दूसरा क्या है? दूसरा x और y। अब देखो अगला प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आप किसी दूसरे एंगल को पकड़ लो, है ना, आप किसी दूसरे एंगल को पकड़ लो, हम बोलेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। वो करके भी नहीं दिखाना, डायरेक्ट आप रिजल्ट भी लिख सकते हो चाहो तो, इसी प्रकार x बराबर y हो जाएगा। लेकिन अब किसी और दूसरे एंगल को पकड़ लो, अगर मैं करके दिखा दूँ आपको, हालांकि अगला हिस्सा आपको करके नहीं दिखाना। जब एक जैसे दो हिस्से हों किसी क्वेश्चन में तो हर हिस्से को नहीं दिखाया जाता है ना। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सकते हो, इसी प्रकार x बराबर, एक मिनट, इसी प्रकार x बराबर y हो जाएगा। यहाँ से भी आपके टीचर नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसी प्रकार सर मैं किसी एक एंगल को पकड़ लेता हूँ, इन दोनों में से मैंने w को पकड़ लिया जैसे, तो मैं लिखूँगा w प्लस में x, w प्लस में x भी 180 होगा, और इस तरह से w प्लस में y भी। अब w को पकड़ के रखना है, w प्लस में y भी 180 होगा, है ना। तो अब आप समझ रहे होगे अगला स्टेप क्या होगा, है ना। तो w प्लस में x बराबर w प्लस में y, मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा, रफली कर रहा हूँ, तो x बराबर y आ जाएगा, है ना। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसी प्रकार लिखना होता है, ये मैजिकल वर्ड है सर, इसी प्रकार। इसी प्रकार मैं सीधा सीधा क्या लिखूँगा? x बराबर y भी आ जाएगा। टीचर समझ जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाहता है। आपको करके नहीं दिखाना होता, क्योंकि बिल्कुल इसी के जैसा वो सारे स्टेप्स होंगे। तो जब क्वेश्चन में ऐसा पार्ट मिल जाए कि एक पार्ट आपने पूरा प्रोसीजर किया हो, उसके जैसे ही दूसरा पार्ट हो, तो आप लिखते हो सेम एज या इसी प्रकार, और सीधा रिजल्ट लिख देते हो, ठीक है, आपके नंबर नहीं कटते। तो ये हो गया सर, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है कई बार 1 नंबर में, है ना, इसमें निकालो। तो मैंने क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था सर देखो, जहाँ से चले हो अगर वहीं पे पूरा घूम के आ जाओ तो सारे कोणों को मिला के आता है 360, है ना। जैसे कि मैंने देखा किरण यहाँ पे थी, मैंने ये बनाया, पूरा सर्कल बन गया, तो कितना होता है? 360 डिग्री। अब क्या अगर मैं इसके ऐसे टुकड़े कर दूँ इस कोण के, एक कोण ये बना दिया, दूसरा कोण ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया, तो वापस से तीनों को जोड़ के ही तो पूरा सर्कल बन रहा है, तो वापस से 360 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट एंगल वाला लगाएंगे। हम कहेंगे भैया देखो x डिग्री मतलब इतना कोण, फिर 120 मतलब इतना कोण, इसमें जोड़ दो, और फिर x प्लस 10 मतलब इतना सर। अब आप कहोगे कि सर देखो ये तो पूरा सर्कल ही बन गया। मैं कहूँगा जैसे ही सर्कल आपको नजर आए कहीं भी 360 लिखना है, 180 नहीं 360। अब मुझे एक बात बताओ, x प्लस एक्स कितने होते हैं सर? 2x। 120 प्लस 10 कितना होता है सर? 130। बराबर कितना है सर? 360। तो 2x बराबर कितना आ गया सर? 36 में से 13 घटा दो 26, यानी 260।
और x बराबर कितना हो जाएगा 260 डिवाइड बाई 2 यानी 2 एकम 2, 2 3 6, फिर एक 0 यानी 130 है ना। तो 130 डिग्री है सर वो, ठीक है। तो 130 डिग्री आ गया यहाँ पे। बात समझ में आ गई। x का मान निकालना था, हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है L और M समांतर है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ यार, है ना, ये वाला कोण अगर मुझे पता लग जाए तो मान लो ये y है ना, फिगर में बना देना। तो आपको पता है y सीधा सीधा 110 होगा, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ लिख देना, है ना भाई। ऐसे लाइन काट रही तो आमने सामने के बराबर होगा। और आपको पता है कि y में अगर मैं जोड़ दूँ, y में अगर मैं जोड़ दूँ नीचे वाला एंगल, नीचे वाला कितना है 3x - 20, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लाइनें पैरेलल दी हुई थी, है ना। यहाँ पे L पैरेलल M है ना। 1 नंबर में आ गया सवाल, तो इसमें सारे प्रोसीजर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है वैसे। तो आपको पता है कि अगर रेखाएं समांतर हो तो सह अंतः कोण यानी अंदर अंदर वाले की तरफ के कोणों को जोड़ो के 180 आता है। अब y का मान आपको पता है 110, तो y की जगह क्या लिख दोगे 110, प्लस में कितना है सर 3x, माइनस में कितना है सर 20, बराबर में कितना है सर 180। तो यहाँ कितना बच जाएगा 3x, 110 में से 20 गया, कितना बचेगा सर 90, बराबर कितना है सर 180। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 90 गया, माइनस में 180 में से 90 गया 90, 3x बराबर 90, तो x बराबर 30 दिया 90 होता है, यानी कि 30। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला आपके लिए है, आप बताना, ठीक है। देखो बहुत आसान है, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो, है ना। x का मान निकालो, 1 या 2 नंबर में आएगा। तो देखो पहली बात तो सर, है ना, इन दोनों को भी बराबर कह सकते हो कि भाई ये वाला इसके बराबर ही होगा, बट इनको बराबर अभी रखोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है वहाँ पे y है, x y जुड़ेंगे नहीं, फंस जाओगे, या फिर वहाँ पे इक्वेशन रोकनी पड़ जाएगी, फिर आगे y का मान निकालना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या करो यार, z बनाओ सर, ये दिख रहा है z, तो ये वाला इसके बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण याद है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर जब हमने z बनाया तो हमें नज़र आया कि यहाँ पे तो 3y, ठीक है, यहाँ पर तो 3y बराबर होना चाहिए 2y + 25 के। यहाँ पे आपका लिखोगे एकांतर अंतः कोण, 2y माइनस में गया, 3y - 2y, y बच गया, उधर आ गया 25, तो y का मान पता लग गया सर 25। अब मैं बोलूँगा ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि x + 15 डिग्री बराबर है 2y + 25 डिग्री। क्यों बराबर है सर? शीर्षाभिमुख कोण। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। दिख रहा है ये, दिख रहा है ये, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से यार y का मान रख दो ना, x + 15 बराबर 2 गुणा में y का मान है 25, प्लस में है 25, पता है ना, पहले गुणा करते हैं तो 25 दूनी 50 और 25 75 आएगा, और यहाँ पे x + 15, 15 माइनस में जाएगा तो बचेगा 60, x का मान आ गया 60 और y का मान आ गया 25, x का मान निकालना था, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक है, क्लियर होगी बात। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन थे। बाकी जो एक्सरसाइज है इसकी वगैरह वगैरह एनसीईआरटी के, अगर आप उनके क्वेश्चन देखना चाहते हो, सोल्यूशन देखना चाहते हो, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे समझाए हुए हैं। बाकी जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया, क्वेश्चंस मैंने बता दिए। और प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो। फिर से कह रहा हूँ, पूरा चैप्टर मैंने सॉल्व किया हुआ है, प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप देख लेना। तो इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।